हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? सर हम तो बड़े ही अच्छे हैं। आप बताइए आप कैसे हो? बेटा मैं बताता हूँ, मैं बड़ा ही अच्छा हूँ। तो हमारा कंटिन्यू कर रहे थे, हम कौन सा चैप्टर कर रहे थे? हम कर रहे थे सर वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल में काफी कुछ चीजें हमने कल सीख ली थी। तो आज हम उसको कंटिन्यू करते हैं चैप्टर को, और देखते हैं कि हमारा कल क्या क्या हो गया था और हमारा क्या क्या पेंडिंग है। ठीक है? हाँ। तो ये चैप्टर तो बहुत ज्यादा ईजी है, ऐसा तो है नहीं कि चैप्टर में कुछ है। बहुत ही ईजी है। तो हमने कल लास्ट पॉइंट किया था इन्वेस्टमेंट एंड द फाइनेंसिंग ऑफ द वर्किंग कैपिटल। देयर आफ्टर हम आए थे कि अप्रोचेस कौन कौन सी हैं वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट की। तो देखते हैं बेटा कौन कौन सी अप्रोचेस हैं। देखो, यहां पर तीन अप्रोच बताई गई है। नंबर वन एग्रेसिव, नंबर टू कंजर्वेटिव, नंबर थ्री मॉडरेट। देखो अब ये होती क्या है। एग्रेसिव अप्रोच क्या होती है? एग्रेसिव, कंजर्वेटिव, और एक बता रखी है हमें मॉडरेट। ठीक है, तीन अप्रोच बताई हुई है। सबसे पहले हम करते हैं एग्रेसिव। एग्रेसिव में क्या बोलता है? कहता है कि हम काफी ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, हम डरेंगे नहीं रिस्क से। ये बोलाता है हम रिस्क से नहीं डरते, हम रिस्क कितना भी ले सकते हैं। एग्रेसिव में बोला जाता है हम रिस्क से नहीं डरते। ठीक है, हमें रिस्क कितना ही दे दो, हम तो खतरों के खिलाड़ी हैं। अच्छा, तो खतरों के खिलाड़ी हैं तो मतलब क्या? वर्किंग कैपिटल में खतरों का खिलाड़ी कौन होगा? देखो भाई साहब, वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड थी 100 करोड़, बट आप खतरों के खिलाड़ी बन रहे हो, मतलब वर्किंग कैपिटल आपके पास कितनी है? लेस देन 100 करोड़ है, तभी तो आप खतरों के खिलाड़ी बन रहे हो। हाँ सर, मैंने कहा अगर आपकी वर्किंग कैपिटल आपको रिक्वायर्ड थी बेटा 100 करोड़, बट आपके पास वर्किंग कैपिटल आपने मेंटेन कर रखी है मान लो 70 करोड़। ठीक है, ये एग्रेसिव कहता है कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जितनी वर्किंग कैपिटल चाहिए हम वर्किंग कैपिटल को कम से कम रखने वाले हैं। तो अब यहां से देखो, ये बोले कि सबसे पहले आपको लग रहा होगा सर यहाँ पे तो दिक्कत वाली बात है, रिस्क है। रिस्क है, मैंने कहा बेटा बताना किस चीज का रिस्क है। मैंने कहा सर यहाँ पर रिस्क है कहीं हम इंसॉल्वेंट ना हो जाएं, इंसॉल्वेंट ना हो जाए, कंपनी का वाउंड अप ना करना पड़ जाए। मैंने कहा ऐसा कैसे? सर देखो, वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है एक ऐसा फंड जो आपके पास होना चाहिए ताकि आप अपनी लायबिलिटीज को, आप अपनी कंटिजेंसीज को मीट कर सको। अब बाहर क्रेडिटर आया हुआ है, क्रेडिटर का पैसे दो पैसे दो, हमारे पास वर्किंग कैपिटल तो सफिशिएंट है ही नहीं। हमने कहा कि पैसा नहीं है, वो गया आईबीसी के अंदर, वो गया वाइंडिंग अप के अंदर, वो गया अनदर कंपनीज लॉ एक्ट के अंदर और बोला कि ये कंपनी हमारे यहाँ पेमेंट नहीं कर रही। तो यहाँ पे क्या है देखो भाई, उसने रिस्क तो ले लिया, उसने रिस्क ले लिया। क्या रिस्क लिया? बोला हम टेंशन नहीं लेते, हम रिस्क ले लेंगे, वर्किंग कैपिटल को कम कर लेंगे। इस रिस्क के कारण क्या हुआ सर? इंसॉल्वेंसी का रिस्क भी एक सर क्या हो गया? अराइज हो गया है। लेकिन मैंने कहा ऐसा करने से कुछ ना कुछ फायदा तो होता होगा ना। हाँ सर, फायदा होता है। क्या आपको फायदा दिख रहा है? इससे हमारा प्रॉफिट बढ़ जाता है, इससे हमारा प्रॉफिट बढ़ जाता है। अरे सर, यहाँ पे तो इंसॉल्वेंट होने की कंडीशन आ रही है और आप कह रहे हो यहाँ से प्रॉफिट बढ़ जाता है। जी बेटा, प्रॉफिट बढ़ता है। कैसे? मैंने कहा देखो भाई, मैंने कहा अगर आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट थी 100 करोड़, बट आपने काम चला दिया 70 करोड़ में, है ना? एग्रेसिव तो ये कहता है ना कि एग्रेसिव कहता है कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप कम कर लो, आप वर्किंग कैपिटल को कम यूज करो। मैंने कहा देखो, हमने क्या किया, यहां से 30 करोड़ लेस बोरो किया, लेस बोरो किया। एक बात हमेशा ध्यान रखना, एफएम में जब भी आप फाइनेंशियल क्या नाम फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ते हो, एफएम पढ़ते हो, एफएम में कभी भी हमारे पास पैसा पड़ा नहीं होता है, हम उसको बोरो ही करते हैं। और अगर हमारे पास है तो हम उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखते हैं। तो मतलब ऐसा मत सोचना कि 300 सर पहले भी थे अभी भी है, नहीं बेटा। अगर मुझे 100 करोड़ की रिक्वायरमेंट होगी तो मैं 100 करोड़ बोरो करूंगा, और 70 करोड़ की रिक्वायरमेंट होगी तो मैं 70 करोड़ बोरो करूंगा बेटा। अब यहाँ पे बोला गया कि हमने 30 करोड़ पे क्या किया? इंटरेस्ट सेव किया। क्या किया बेटा? इंटरेस्ट की सेविंग की। बात सुने, 300 करोड़ मतलब 30 करोड़ पे मान लो 10% इंटरेस्ट अगर मैं पे कर रहा था, तो मैंने 3 करोड़ क्या किया? सेव किया। बात सुने जी सर, 3 करोड़ आपने सेव कर लिया। इससे क्या हुआ सर? ऑटोमेटिकली मेरा क्या हुआ सर? प्रॉफिट मेरा बढ़ गया। बात समझ आई नहीं?
जी सर, मतलब क्या हुआ कि अगर आप वर्किंग कैपिटल को कम से कम कर रहे हो तो वहां पे आपके क्या बच जाएगी सर, हमें ब्याज बच जाएगा, हमें ब्याज की इनकम, मतलब जो ब्याज हमें पे करना पड़ रहा था, जो हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा था, वो अब हमें पे नहीं करना। यहां से ये हमारी एक तरह से इनकम अराइज हो जाती है। ठीक है, तो बात समझ में आई या नहीं? जी सर, अगर हम इन सिंपल मैनर, सर वर्किंग कैपिटल एग्रेसिव क्या कहता है सर, एग्रेसिव कहता है वर्किंग कैपिटल को कम कर दो। मैंने कहा जैसे ही कम किया तो आपका रिस्क आ गया, रिस्क ऑफ इंसोल्वेंसी, कि रिस्क ऑफ मतलब रिस्क बढ़ गया बेटा, रिस्क बढ़ गया किसी का, इंसोल्वेंसी का। लेकिन आपका क्या हो गया सर, प्रॉफिट हमारा हमारा प्रॉफिट भी बढ़ गया है। अब आगे आ जाओ, कंजर्वेटिव क्या कहता है बेटा, ये बिल्कुल इसके रिवर्स है, इसका रिवर्स है, इसका बिल्कुल रेसिप्रोकल है बेटा। क्या कहता है ये कहता है कि हम क्या करने वाले हैं, हम जो है वर्किंग कैपिटल को ज्यादा से ज्यादा रखेंगे। टेंशन वाली बात नहीं भाई साहब, हम समझदार इंसान हैं। ठीक है, हमारे पास इतना कलेजा नहीं है कि 100 करोड़ की रिक्वायरमेंट है, 70 करोड़ रुपए नहीं। हम तो ऐसे आदमी हैं जो 100 करोड़ की रिक्वायरमेंट 100 तो होंगे, अदरवाइज 110 या 120 करोड़ होंगे हमारे पास तो। बात समझ आई नहीं? मतलब ये कहता है कि हम तो रखेंगे ही रखेंगे। दूसरा, ये यूज करता है बेटा, कंजर्वेटिव में बोलता है कि हम यूज करेंगे वर्किंग कैपिटल के लिए लॉन्ग टर्म फंड को। कौन से फंड को? लॉन्ग टर्म फंड को। ये कहता है भाई साहब हम तो डरपोक आदमी है, ये कहते हैं हम डरपोक आदमी है, हम इतने भाई साहब 30 मार खान नहीं है, हम तो वर्किंग कैपिटल को जितना है उतना रखेंगे या फिर ज्यादा रखेंगे। और जो वर्किंग कैपिटल आएगी ना वो लॉन्ग टर्म फंड से आएगी, शॉर्ट टर्म फंड का यूज नहीं करेंगे। और यहाँ पर वो कहता है कि हमारे पास जो भी वर्किंग कैपिटल आएगी हम आमतौर पर शॉर्ट टर्म फंड का ही यूज करने वाले हैं। बात समझ आई नहीं? जी सर। तो यहां से क्या हो जाएगा बेटा, मैंने कहा यहां से वर्किंग कैपिटल क्या हो रही है सर, वर्किंग कैपिटल हमारी बढ़ रही है। ठीक है, वर्किंग कैपिटल बढ़ रही है तो कोरस्पॉन्डिंगली हमारा इंटरेस्ट भी क्या हो रहा है सर, इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है। इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है हमारा सर, हमारा प्रॉफिट भी कम हो रहा है। बात समझ में आई या नहीं है? जी सर, बात समझ में आ गई। मॉडरेट कहता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम ना तो ज्यादा रखेंगे, मतलब ना तो हम वर्किंग कैपिटल को कम रखेंगे ना ज्यादा रखेंगे, ये इन दोनों के बीच का, ये यहाँ बीच में आना चाहिए था। ठीक है, दैट इज ना तो हम 80 करोड़ रखने वाले हैं ना हम 110 करोड़ रखने वाले हैं, हम तो 90 करोड़, हम बीच वाले आदमी हैं। ठीक है, मतलब ना तो हम ज्यादा डरपोक हैं और ना ज्यादा हम दिलदार आदमी हैं। बात समझ आई है नहीं? जी सर, समझ में आ गई। तो चलो देखते हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी अप्रोचेस है बेटा वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट की? नंबर 1 पढ़ते हैं, कहता है एग्रेसिव। एग्रेसिव की बात करते हैं, कहता है इट मींस, आपको दिख रहा है अच्छे से? जी सर दिख रहा है। इट मींस द एंटरप्राइज इज अ रिस्क टेकर, मतलब भाई साहब बड़े दिल वाले हैं। ठीक है, मतलब हम तो 30 मार का आदमी है। ठीक है, आज कुछ तूफानी करते हैं वो वाले आदमी है। एंड कीप वेरी लो वर्किंग कैपिटल, मतलब 100 करोड़ चाहिए थे, हम कम रखने वाले हैं, हम 70 करोड़ रखने वाले हैं। इट लीड्स लो फाइनेंस कॉस्ट, ब्याज कम लगेगा। लो फाइनेंस कॉस्ट का मतलब क्या होता है? इंटरेस्ट कॉस्ट बेटा, इंटरेस्ट कॉस्ट। ड्यू टू लो इन्वेस्टमेंट, बट मतलब लो इन्वेस्टमेंट, मतलब वर्किंग कैपिटल हमारे पास कम होगी तो हमारा ब्याज भी कम आएगा बेटा, मतलब ब्याज भी कम जाएगा बेटा। बट हियर इज अ रिस्क दैट एंटरप्राइज कुड बी नॉट ग्रो। नॉट ग्रो का मतलब बेटा आप क्या नहीं कर रहे, आप ज्यादा से ज्यादा पैसा नहीं लगा रहे हो, कॉमन सेंस है, ज्यादा पैसा नहीं लगा रहे हो, ज्यादा पैसा नहीं लगा रहे हो तो सिंपल है, आपको चाहिए थे 100 करोड़, आपके पास है 70 करोड़। भाई बिजनेस को जितनी डिमांड थी आप उससे कम में उसका यूज कर रहे हो, तो कॉमन सेंस आप ग्रो कहां से कर रहे हो? और यहाँ में इवन हमें तो डर लग जाएगा कहीं हमारा इंसॉल्वेंसी ना हो जाए। ठीक है जी सर। कंजर्वेटिव क्या कहता है, कहता है जस्ट अपोजिट ऑफ द एग्रेसिव अप्रोच, इसका बिल्कुल जस्ट अपोजिट है। हियर वर्किंग कैपिटल इज वेरी हाई, यहाँ पर वर्किंग कैपिटल कितनी होती है? हाई होती है। 100 करोड़ चाहिए तो लगभग 120 करोड़ 110 करोड़ होते हैं। इन दिस अप्रोच एंटरप्राइज डू नॉट वांट टू टेक अ रिस्क, यहाँ पे कहता है हम रिस्क नहीं लेना चाहते भाई साहब, हम इतने रिस्क वाले आदमी नहीं है, हम तो बोले वाले सीधे साधे आदमी हैं। कहता है हेयर फाइनेंशियल कॉस्ट इज वेरी हाई, यहाँ मतलब यहाँ पर हमारा इंटरेस्ट की कॉस्ट क्या होती है सर? जनरली इंटरेस्ट की कॉस्ट ज्यादा होती है तो प्रॉफिट हमारा कम होता है, और यहाँ पे प्रॉफिट हमारा ज्यादा होता है बेटा। मॉडरेट अप्रोच क्या कहती है, कहता है दिस अप्रोच इज बिटवीन द अबव टू अप्रोच, मतलब ये इन दोनों के बीच में होती है। बोला ना तो हम ज्यादा रिस्की आदमी हैं और ना ज्यादा हम दिलदार आदमी हैं। बात समझ आई है नहीं? जी सर। आगे आ जाओ बेटा, आगे आगे कहता है करंट एसेट्स टू फिक्स एसेट्स रेशो, कहता है करंट एसेट्स टू फिक्स एसेट्स रेशो। देखो भाई, कहता है करंट एसेट्स टू फिक्स एसेट्स रेशो, मतलब करंट एसेट डिवाइड बाय फिक्स एसेट्स।
देखो भाई इन दोनों का यूज मतलब वर्किंग कैपिटल में इनका क्या यूज है और क्यों ये आया। कहता है आपके पास टोटल एसेट है, क्या आपके पास टोटल एसेट्स है। टोटल एसेट्स मान लो आपके पास 200 करोड़ है, बात समझ आई नहीं, जिस बात समझ आई 200 करोड़ है। तो मैंने कहा इसमें से कुछ हिस्सा आपका करंट एसेट होगा, कुछ हिस्सा आपका फिक्स एसेट होगा, है ना। ये कहता है कि आपकी जो टोटल एसेट्स है या फिर फिक्स एसेट्स है उसमें से करंट एसेट्स आपका सफिशिएंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सफिशिएंट होना चाहिए। क्यों होना चाहिए सफिशिएंट? बिकॉज भाई हम जो करंट एसेट है ना, करंट एसेट्स एक एलिमेंट है किसका? वर्किंग कैपिटल का। इवन करंट एसेट्स, ठीक है, क्या होता है सर, करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटी माइनस करते तभी तो वर्किंग कैपिटल आती है हमारे पास। जी सर, तो इसमें बोला गया कि आपके पास सफिशिएंट करंट एसेट्स होनी चाहिए ताकि आपके पास सफिशिएंट क्या हो? वर्किंग कैपिटल हो। ठीक है, तो मतलब इन दोनों का रेशो बड़ा ही अच्छा होना चाहिए, बड़ा ही सफिशिएंट होना चाहिए, वही बात करता है बेटा। तो चलो देखते हैं। कहता है द फाइनेंस मैनेजर, जो फाइनेंस मैनेजर है, is required to determine the optimum level of current assets so that the shareholders value is maximized। कहता है कि भाई हमारे पास sufficient क्या होनी चाहिए? करंट एसेट्स होनी चाहिए ताकि हमारे पास सफिशिएंट वर्किंग कैपिटल हो, अच्छे से बिजनेस मैनेज कर पाए और शेयर होल्डर्स की वेल्थ को हम मैक्सिमाइज कर पाए। कहता है शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना मतलब शेयर होल्डर शेयर के प्राइस को बढ़ाना बेटा। ठीक है जी सर। कहता है सीए का मतलब करंट एसेट्स एंड एफए का मतलब मतलब कितना पे यहाँ पे ये एफए है, यहाँ पे ये सी है। तो करंट एसेट्स एंड एफए। कहता है करंट एसेट टू एफए रेशो कैन बी कैलकुलेटेड एज, कैसे कैलकुलेट किया जाता है सर? करंट एसेट डिवाइड बाय फिक्स एसेट। सर बोल तो रखा है करंट एसेट डिवाइड बाय फिक्स एसेट, मतलब करंट एसेट टू फिक्स एसेट calculated as current asset divided by fixed assets if fixed asset remain constant। कहता है कि हम फिक्स एसेट्स को चेंज नहीं करते हैं एंड दिस रेशो इज इंक्रीज। सिंपल शब्दों में कहता है हमारे पास करंट एसेट्स हैं 100 और फिक्स एसेट्स हैं 200, तो हमारे पास रेशो क्या हो जाएगा बेटा? करंट एसेट डिवाइड बाय फिक्स एसेट। तो ये हो जाएगा 1:2। जी सर। अब कहता है कि हम क्या ना करें सर, अगर हम क्या नाम है, इफ फिक्स एसेट्स को हम रिमेन कांस्टेंट रखते हैं, फिक्स एसेट्स को रिमेन कांस्टेंट रखते हैं 200 रखते हैं, लेकिन हम इसको बढ़ा दे देते हैं, कितना बढ़ा देते हैं सर? इसको 200 कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 1:1। तो अब इससे क्या होगा चेक करते हैं। कहता है इफ रिमेन कांस्टेंट मतलब एफए को अगर आप कांस्टेंट रखते हो एंड दिस रेशो इज इंक्रीजिंग, और ये रेशो इंक्रीज होता है, इट मींस करंट एसेट इज इंक्रीजिंग। अरे भाई साहब सिंपल शब्दों में पता ही तो चल रहा है, पहले कितना था 1:1, अब कितना हो गया 1:1, मतलब 1:2, अब कितना हो गया 1:1, मतलब हमने बढ़ा दिया। क्या बढ़ा दिया सर? आपने क्या किया? करंट एसेट्स को क्या कर दिया? बढ़ा दिया है। तो ये कह रहा है अगर आपका करंट एसेट्स टू फिक्स एसेट्स, करंट एसेट टू फिक्स एसेट्स रेशो अगर बढ़ जाता है और आपकी फिक्स एसेट कांस्टेंट है, पहले भी 200 थी अभी भी 200 है, लेकिन ये रेशो बढ़ रहा है, तो रेशो कैसे बढ़ रहा है? क्यों? क्योंकि आपने क्या किया है? करंट एसेट्स को बढ़ा दिया। सिंपल है बेटा, इसमें तो कुछ ऐसा कुछ था भी नहीं। ठीक है, हमें पता है कि अगर रेशो बढ़ेगा तो सिंपल बात है न्यूमिनेटर वाली चीज बढ़ रही है, और न्यूमिनेटर में हमारे पास क्या है सर? न्यूमिनेटर में हमारे पास है करंट एसेट्स। That is, firm is following a conservative approach। Oh my god, अभी पढ़ गया कंजर्वेटिव अप्रोच? हाँ, एग्रेसिव एंड कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव क्या कहता है सर? हम वर्किंग कैपिटल को ज्यादा से ज्यादा रखेंगे। वर्किंग कैपिटल, और मैंने स्टार्टिंग में बताया था करंट एसेट्स का क्या होता है? डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। क्या होता है बेटा? डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। तो वहां कहता है कि हम क्या उस अप्रोच को फॉलो कर रहे हैं? अगर हमारा करंट एसेट्स बढ़ रहा है, दैट इज हमारी वर्किंग कैपिटल बढ़ रही है, और वर्किंग कैपिटल बढ़ रही है, तो हम क्या कर रहे हैं? कंजर्वेटिव अप्रोच को अपना रहे हैं। इफ डिक्रीजिंग, अगर वो डिक्रीज है तो हम क्या कर रहे हैं? इट मींस करंट एसेट्स आर रिड्यूसिंग, दैट इज वर्किंग कैपिटल इज रिड्यूसिंग इन सिंपल मैनर। यस, एंड फर्म इज फॉलोइंग एग्रेसिव अप्रोच। यस सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब सीए बढ़ रहा है तो कंजर्वेटिव अप्रोच, और सीए गिर रहा है तो कौन सी अप्रोच आएगी सर? एग्रेसिव अप्रोच आ जाएगी। एग्जाम्पल दे रखा है, एक बार एग्जाम्पल को देख लेते हैं दोस्त, एग्जाम्पल को देख लेते हैं। चलो इजी सा एग्जाम्पल, ऐसा कुछ है नहीं इस एग्जाम्पल में। कहता है सेल्स दे रखी हमारी 20 लाख रुपया, इबिट दे रखा है। इबिट को क्या बोलते हैं सर? ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और इसका फुल फॉर्म क्या है सर? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स।
फिक्स एसेट दे रखी है 5 लाख की, करंट एसेट दे रखी है बेटा 5 लाख की, 4 लाख की और 3 लाख की। आप बता सकते हो इसमें कंजर्वेटिव अप्रोच कौन सी है और एग्रेसिव अप्रोच कौन सी है और मॉडरेट कौन सी है? सर सबसे ज्यादा रखना ये होती कंजर्वेटिव अप्रोच, कंजर्वेटिव अप्रोच। और ये कौन सी होगी सर? ये दोनों के बीच में, दैट इज मॉडरेट अप्रोच। और ये वाली कौन सी होगी सर? कम रख रहे हैं तो दैट इज एग्रेसिव अप्रोच। ठीक है जी सर। शो द इफेक्ट ऑफ 3 अल्टरनेटिव ऑफ कौन कौन सी सर? करंट एसेट्स। करंट एसेट्स की 3 कंडीशन उसमें बताइए कैसे कैसे क्या क्या होने वाला है। तो देखो भाई यहाँ पे लिख भी रखा है, ये कंजर्वेटिव अप्रोच है, ये मॉडरेट अप्रोच और ये एग्रेसिव अप्रोच है। सॉरी का सेल्स तीनों केस में सेम है, इबिट सेम है, लेकिन अब इन लोगों ने क्या बोला है? देखो भाई फिक्स एसेट भी दे रखी है ऊपर 5 लाख पे। अब फिक्स एसेट क्या है सर? फिक्स एसेट भी सबकी सेम है 5 लाख 5 लाख 5 लाख, बट सर करंट एसेट चेंज है सर 5 3 और 4। चेक करते हैं 5 4 एंड 3। तो हमारी टोटल एसेट कितनी हो जाती हैं? टोटल एसेट इनको प्लस कर दो, इनको प्लस कर दो सर। 5 और 5 10, 5 और 4 9 एंड 5 एंड 3 8। ठीक है, इस तरह से हमारी टोटल एसेट्स आ गई है। उसके बाद कहता है हमें रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स। भाई रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स कैसे निकालते हैं सर? ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ बिजनेस। बिजनेस का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है सर? हमारे पहले केस में हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है? ये रहा सर, इबिट 2 लाख। और हमारी टोटल किसके साथ करना है? टोटल एसेट के साथ करना है। तो टोटल एसेट कितनी है हमारी? 10 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 तो कितना आ जाएगा बेटा? यहां से आएगा 20%। कितना आएगा? 20%। तो ये आ गया 20%। ऐसे ही सेकंड का कर लेंगे कैसे? सर 2 लाख डिवाइड बाय 9 लाख तो यहाँ पे ये आ जाएगा। 2 लाख डिवाइड बाय 8 लाख तो यहाँ पे 25% आ जाएगा। अब कहता है CA अपॉन FA कितना है? यहाँ पर है 1, यहाँ पर है 0.8, यहाँ पर कितना है सर? यहाँ पर है 0.6। इन सिंपल मैनर में अगर मैं कहता हूं कि आपका CA का रेशियो ज्यादा, मतलब फिक्स एसेट सेम है, फिक्स एसेट सेम है। देखो यहाँ पे तो फिक्स एसेट सेम नहीं, यहाँ पे फ्लक्चुएट हो रही है, या फिर सेम है सर? सेम है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे फिक्स एसेट सेम है। तो मैंने कहा भाई साहब सब जगह पे फिक्स एसेट सेम है, लेकिन हम क्या करें? CA को बढ़ा रहे हैं, CA को बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर CA कितना था? 3, यहाँ पर कितना था? 4, यहाँ पर कितना था? 5। तो यही बोला है कि अगर फिक्स एसेट्स को सेम रखते हैं और CA को बढ़ाते हैं, दैट इज करंट एसेट्स। CA मतलब करंट एसेट। करंट एसेट्स को आप बढ़ाते हो, 3 से 4 पर गई, 4 से 5 पर गई, तो हमारा ये रेशियो क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली इंक्रीज होता जाएगा। और ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब क्या है? कि करंट एसेट्स बढ़ रही है। किसी शब्द में बोलो मतलब फिक्स एसेट सेम है और रेशियो बढ़ रहा है, दैट इज CA बढ़ रहा है। दूसरे शब्द में बोलता हूं फिक्स एसेट सेम है, CA बढ़ रहा है तो रेशियो भी बढ़ेगा। ठीक है जी सर। ये सारा वैसे कंक्लूजन दे रखा है जो मैं बता के आया था। वी कैन सी दैट द रिटर्न ऑन द टोटल एसेट्स रिड्यूसिंग। टीए का मतलब बेटा टोटल एसेट, टोटल एसेट्स वैसे लिख रखा है, टोटल एसेट रिड्यूसिंग एज द इन्वेस्टमेंट इन द वर्किंग कैपिटल इंक्रीजिंग दिस विल हाई फाइनेंस कॉस्ट। कहता है भाई साहब अगर आप क्या कर रहे हो? वर्किंग कैपिटल को ज्यादा से ज्यादा करोगे तो ब्याज आपको ज्यादा से ज्यादा पे करना पड़ेगा। ब्याज ज्यादा से ज्यादा पे कर रहे हो तो फाइनेंस कॉस्ट आपकी ज्यादा से ज्यादा होगी। वही बात कह रखा है। आगे कह रखा है पॉइंट नंबर 9, एस्टिमेटिंग वर्किंग कैपिटल नीड्स। हम एस्टिमेट करेंगे कि हमें कितनी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। क्या करेंगे? एस्टिमेट करेंगे हम कितनी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। क्या रखा है? वर्किंग कैपिटल कैन बी एस्टिमेटेड यूजिंग द फॉलोइंग मेथड। हमारे पास 3 मेथड है, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। जिन मेथड के कारण जिन मेथड से हम ये पता लगा सकते हैं कि हमें कितनी वर्किंग कैपिटल के रिक्वायरमेंट है। नंबर 1 ऑपरेटिंग साइकिल मेथड, नंबर 2 रेशो ऑफ सेल, नंबर 3 रेशो ऑफ फिक्स इन्वेस्टमेंट। चलते हैं बेटा, तो चलो देखते हैं। क्या कहता है ऑपरेटिंग साइकिल मेथड। कहता है ऑपरेटिंग साइकिल मेथड ऑल्सो नोन एज, इसको किस नाम से जानते हैं सर? करंट एसेट्स होल्डिंग पीरियड। याद रखना, MCQ में आ सकता है। ठीक है जी सर, याद रखेंगे। तो मैंने क्या किया कि सर ऑपरेटिंग साइकिल मेथड को दूसरे किस नाम से जानते हैं सर? करंट एसेट्स होल्डिंग पीरियड। किस नाम से जानते हैं? करंट एसेट्स होल्डिंग पीरियड के नाम से जानते हैं। इन दिस मेथड, इस मेथड में आप क्या करते हो? दैट इज ऑपरेटिंग साइकिल मेथड में आप क्या करते हो, या फिर करंट एसेट्स होल्डिंग पीरियड में आप क्या करते हो? मतलब आपको क्या करना है सर? आपको एस्टिमेशन ऑफ नीड्स ऑफ द वर्किंग कैपिटल निकाल रहे हैं हम। इन दिस मेथड वी कैन रिलेट द एवरेज होल्डिंग पीरियड ऑफ करंट एसेट्स। क्या बोला है? एवरेज होल्डिंग
पीरियड ऑफ करंट एसेट्स, मतलब करंट एसेट्स को आपने कितने दिन होल्ड किया है, ठीक है, विद द कॉस्ट इनकर्ड बाय द कंपनी। अरे भाई साहब क्या कहता है, कहता है भाई देखो बात कुछ ऐसी है, कहता है आपका एवरेज, ठीक है, एवरेज होल्डिंग पीरियड ऑफ इन्वेंट्री। तो किससे कंपेयर करते हो सर, किससे कंपेयर करते हैं सर, हम कंपेयर करते हैं कि हमारी कॉस्ट इनकर्ड कितनी है, कॉस्ट इनकर्ड के साथ, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। नंबर 1 कहता है फॉर एग्जाम्पल के लिए लास्ट ईयर इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड, इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड का मतलब होता है कितने समय के लिए मैंने अपनी इन्वेंट्री को मेरे पास रखा। लाइक देखो भाई मेरे पास स्टॉक है, आज मैंने स्टॉक खरीदा 100 यूनिट्स, 100 यूनिट्स, और बेटा ये मैंने 100 यूनिट सेल कर दिया 10 दिन के अंदर। तो मैंने कहा इसको मैंने कितने दिन होल्ड किया सर, 10 दिन मैंने इसको होल्ड किया और 10 दिन के बाद ये मेरा सेल हो गया, ठीक है। लाइक 10 दिन मैंने इसको होल्ड किया, 11th डे हमारा सेल हो गया, दैट इज मैंने इसको कितने दिन होल्ड किया है सर, 10 दिन मैंने इसको होल्ड किया है। होल्डिंग पीरियड मैंने मेरे पास कितने समय के लिए इसको कैरी किया, कितने समय के लिए मैंने इसको अपने पास रखा बेटा। कहता है कि द लास्ट ईयर्स इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड के आमतौर पर हम अपनी इन्वेंट्री को कितने दिन तक रखते हैं, हमारे पास 30 दिन के 30 दिन तक रखते हैं, और 30 दिन के बाद वो हमारा सेल हो जाता है। कहता है लास्ट ईयर COGS का मतलब क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कितने रुपए का माल बेच दिया, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ठीक है। करंट ईयर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना है सर, करंट ईयर लास्ट ईयर का 2 लाख रुपए, मतलब लास्ट ईयर 2 लाख रुपए का माल बेचा था, करंट ईयर में 3,50,000 रुपए का माल बेचा है। चलते हैं कैलकुलेट द करंट ईयर इन्वेंट्री। अरे भाई इन्वेंट्री, अब क्वेश्चन ने आपने देखा होगा ऊपर हमने पढ़ा था ऑपरेटिंग साइकिल मेथड, क्या नाम था क्वेश्चन का, क्या नाम था, ऑपरेटिंग साइकिल मेथड, जिसका नाम क्या है सर, करंट एसेट्स होल्डिंग पीरियड। मैंने कहा वर्किंग कैपिटल में अब उसको नीड्स को डिफाइन करने के लिए एस्टिमेशन कर रहे हैं ना कि कितनी हमें वर्किंग कैपिटल की नीड्स होगी, तो मैंने उसके लिए हमें ये मेथड क्यों जरूरी है। मैंने कहा देखो दोस्त, मैंने कहा वर्किंग कैपिटल मींस करंट एसेट्स, करंट एसेट्स का अप डाउन होना। करंट एसेट्स में क्या स्टॉक नहीं आता, जी सर स्टॉक आता है, तो स्टॉक की बात नहीं कर रहा है, हाँ स्टॉक की बात कर रहा है, कह रहा है स्टॉक जितना हमारे पास, स्टॉक कितना है, कितने दिन तक रख रहे हैं, कितना अमाउंट में फंसा हुआ है, तो वो बहुत जरूरी है डिटरमाइन करने के लिए कि हमें कितनी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। चलो आगे चलते हैं। कहता है कि कैलकुलेट द करंट ईयर इन्वेंट्री। अब करंट ईयर की इन्वेंट्री आप बताओ, आप हमें करंट ईयर की इन्वेंट्री बताओ। क्या बता रखा है इसने, कह रखा है पिछले साल हम इन्वेंट्री को होल्ड करते थे 30 दिन, और 30 दिन के बाद वो सेल हो जाती थी। लास्ट ईयर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बता रखा है कि कितना सर 2 लाख रुपए है, करंट ईयर का 3,50,000 रुपए है, कह रखा है करंट ईयर की इन्वेंट्री को कैलकुलेट करो। तो बेटा हमारे पास एक फॉर्मूला होता है सर, फॉर्मूला क्या होता है, इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड कि इन्वेंट्री को हमने कितने दिन तक होल्ड किया, उसका फॉर्मूला क्या होगा सर, एवरेज स्टॉक आपको बता दूं मैं, आपने एक कहां पे किया हुआ है बता दूं, वहां पे स्टॉक होल्डिंग पीरियड सीखा हुआ आपने सर, कहां पे किया हुआ हमने, आपने अपने CMA में, दैट इज कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में रेशो वाले चैप्टर में अपने रेशो को सीख रखा है, बता देता हूं, फिर भी मैं उसको दोबारा से बता रहा हूं। कहता है इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड, हमने इन्वेंट्री को कितने दिन तक होल्ड किया, मैंने कहा एवरेज स्टॉक, आपका कितना स्टॉक, एवरेज आपका क्या स्टॉक था, उसको डिवाइड कर दो बेटा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, दैट इज आपकी कितनी आपने कॉस्ट इनकर की, और उसको मल्टीप्लाई कर दो 365 या 360 एज द केस की 365 ही कर लेना, 365 दिन होते हैं एक साल के अंदर, ठीक है। तो यहां से हमारे पास एक टाइम आ जाएगा, लाइक यही टाइम हमारे पास 30 डेज आया होगा पिछले साल का, बात समझ आई, पिछले साल में 30 डेज आया होगा, इस तरह से उन्होंने निकाला हुआ इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड। तो मैं कहता हूं करंट ईयर की निकालते हैं, तो सर इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड सर एवरेज स्टॉक डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मल्टीप्लाई बाय 365 कर देंगे, ये इसका फॉर्मूला है। मैंने कहा भाई साहब लास्ट ईयर में कितना था, 30 डेज का था, स्टॉक डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मल्टीप्लाई बाय 365। सर यहाँ पे 3,50,000 क्यों किया बेटा, पिछले साल का तो 2 लाख था, हमें इस साल की स्टॉक निकालना है, तो इस साल का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड करेंगे, तो अब इससे क्या आ जाएगा, मैंने कहा 3,50,000 मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइड बाय 365, तो ये हमारे पास आ रहा है,
ये हमारे पास 28767 28,767 जी, ये आपके पास आंसर आ गया कि हमारी करंट ईयर की हमारे पास स्टॉक कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी। सर हमने क्यों कैलकुलेट किया करंट ईयर का स्टॉक? अब हमें ये पता चल गया कि करंट ईयर का इतना स्टॉक हमारा क्या रहता है सर, हमारे पास होल्डिंग में रहता है, हमें इतना स्टॉक तो रखना होता है। ठीक है, तो इससे हमें क्या हो जाएगा, इससे हमें ये इजीली डिटरमाइन कर पाएंगे कि देखो अब हमें एक बात का पता चलेगा कि स्टॉक में हमारा कितना पैसा उलझा रहता है, स्टॉक में हमारा कितना पैसा उलझा रहता है। जितना ज्यादा स्टॉक में पैसा उलझा रहेगा उतना ज्यादा करंट एसेट्स की रिक्वायरमेंट है, जितनी ज्यादा करंट एसेट्स की रिक्वायरमेंट है उतनी ज्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, हाँ या ना? जी सर। आगे चलते हैं, आगे कहता है रेशो ऑफ सेल्स। क्या कहता है? रेशो ऑफ सेल्स। कहता है वी कैन यूज रेशो ऑफ वर्किंग कैपिटल एज अ परसेंटेज ऑफ सेल। सिंपल मैनर में आप क्या कर रहे हो, डिटरमाइन कर रहे हो ना किस चीज को, कि एस्टिमेशन लगा रहे हो कि हमें कितनी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। ये कहता है भाई साहब सिंपल शब्दों में कहता है, देखो मैं बता देता हूं पहले। मैंने कहा लास्ट ईयर सेल मान लो 10 लाख है, कितनी है? 10 लाख है। करंट ईयर सेल मान लो 15 लाख है। तो वर्किंग कैपिटल जो थी हमारी लास्ट ईयर हमने 10% मेंटेन कर रखी थी सेल्स का, तो यहां पर कितनी होगी सर? यहां पर होगी 1 लाख। तो यहां पर कितनी होनी चाहिए वर्किंग कैपिटल सर? 1,50,000। वो यही बात करते हैं, एस्टिमेशन लगाना कि हमें वर्किंग कैपिटल कितनी होनी चाहिए, तो हम सेल्स के बेसिस पे भी कर सकते हैं। मतलब हमारी सेल्स का 10% होगा तो पिछले साल जो था हमारा 10% था, तो इस साल जितनी आप सेल करोगे उसका परसेंटेज निकाल देंगे। तो देख लो भाई यही बात कर रखा है। कहता है वी कैन यूज ratio of working capital as a percentage of sales of the last year and apply the same percentage on the current year sales। मतलब पिछले साल में हमारे मान लो 10% था हमारी सेल्स का, तो इस साल भी हम क्या करें, हमारी सेल्स का 10% ही निकाल लेंगे जितनी भी हमारी सेल्स होगी। आगे कहता है रेशो ऑफ फिक्स इन्वेस्टमेंट। ऊपर सेल्स का यूज किया था, यहाँ पे फिक्स इन्वेस्टमेंट का यूज करेंगे। कहता है कि वर्किंग कैपिटल एज अ परसेंटेज ऑफ फिक्स इन्वेस्टमेंट ऑफ द लास्ट ईयर एंड अप्लाई द सेम इन द करंट ईयर। सेम कि लास्ट ईयर में मान लो मेरे पास इन्वेस्टमेंट थी, टोटल इन्वेस्टमेंट थी 1 करोड़। 1 करोड़ का 20% मेरे पास क्या थी सर? 20% मेरे पास वर्किंग कैपिटल थी, तो 1 करोड़ का 20% दैट इज 20 लाख। और इस साल जो मेरी है टोटल इन्वेस्टमेंट जो भी है मेरी, टोटल इन्वेस्टमेंट मेरी मान लो कि 1 करोड़ से मेरी कितनी हो गई है, मान लो 2 करोड़ हो गई है। तो 2 करोड़ अभी भी उसका कितना करेंगे सर? उसका क्या करेंगे सर? 20% करेंगे, दैट इज 40 लाख रुपए मेरे पास क्या आ जाएगी, वर्किंग कैपिटल आ जाएगी, वही परसेंटेज से। आगे कहता है A number of factors affect the choice of the method। कहता है भाई साहब जो ऊपर मेथड आपने देखे हैं तो भाई साहब नंबर ऑफ फैक्टर है, उसको अफेक्ट करते रहेंगे, जरूरी नहीं है सेम रहेगा। ये कहता है जरूरी नहीं है पिछले साल हमने 10% मेंटेन किया था तो इस साल भी 10% मेंटेन करना पड़ेगा। कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो हमें क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते रहते हैं कम ज्यादा करने के लिए, लेकिन ये फिर भी हमने क्या किया, वो फैक्टर जो मतलब जो भी चीज हमने ऊपर जो भी चीजें पढ़ी हमने 3 मेथड पढ़े, तो उससे हमें डिटरमाइन हो जाता है कि हमें कितनी वर्किंग कैपिटल की मतलब वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, कितनी नीड्स है। मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग ऑफ द वर्किंग कैपिटल एग्जांपल सीजनल बिजनेस है, ठीक है। उसके बाद सीजनल फ्लक्चुएशन, एक्यूरेट सेल्स फोरकास्ट, प्रोडक्शन साइकिल एटसेट्रा। कहता है ये हमें क्या करने पड़ते हैं, ये कुछ फैक्टर्स हैं जो हमें क्या कर सकते हैं, अफेक्ट करते रहते हैं। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। आई कहता है नंबर पॉइंट 10 पॉइंट क्या कहता है, ये कहता है दोस्त CA दैट इज करंट एसेट्स एंड FA दैट इज क्या नाम, फिक्स एसेट्स फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग का मतलब भाई साहब इनको कहां से अरेंज करें, सिंपल शब्दों में कहां से अरेंज करें, तो पढ़ते हैं। कहता है इफ अ बिजनेस इन्वेस्ट मोर फंड इन वर्किंग कैपिटल, अगर हम ज्यादा से ज्यादा पैसा वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट करते हैं, देन इट्स रिटर्न विल बी लो ड्यू टू द हाई फाइनेंस कॉस्ट। अरे भाई साहब ये तो वही बात कर रहा है, सिंपल शब्दों में हम वर्किंग कैपिटल में ज्यादा से ज्यादा पैसा लगाएंगे, ज्यादा से ज्यादा बोरो करना पड़ेगा, तो इंटरेस्ट कॉस्ट ज्यादा से ज्यादा आएगी और प्रॉफिट क्या हो जाएगा सर? प्रॉफिट हमारा कम हो जाएगा, वही बात कर रखा है। फाइनेंस कॉस्ट बढ़ जाएगी एंड द फंड अवेलेबल फॉर द इन्वेस्टमेंट इन द फिक्स एसेट्स विल आल्सो बी लो। सिंपल शब्दों में कहता है अगर हम वर्किंग कैपिटल में ज्यादा पैसा लगा देंगे तो अदर एसेट में क्या करेंगे, हम अदर एसेट्स में हमारे पास पैसा नहीं होगा, वहां पे हमें कम लगाना पड़ेगा। वर्क यहाँ पे कम लगाते हैं तो हम क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर हम पैसा ज्यादा लगा सकेंगे, या कम लगाया तो हमारा प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा बिकॉज इंटरेस्ट हमारा कम लगेगा। ध्यान रखना जी सर। क्या कहता है
यहीं से पढ़ते हैं। इफ द बिजनेस इन्वेस्ट मोर फंड इन द वर्किंग कैपिटल देन इट्स रिटर्न विल बी लो ड्यू टू द हाई कॉस्ट फाइनेंस कॉस्ट। ज्यादा फाइनेंस कॉस्ट होगी तो हमें कम प्रॉफिट मिलेगा। एंड ऑल्सो द फंड अवेलेबल फॉर द इन्वेस्टमेंट इन द फिक्स एसेट्स विल ऑल्सो बी लो, वो भी कम हो जाएगी। देयरफॉर एन एंटरप्राइज शुड मिनिमाइज द इन्वेस्टमेंट इन द वर्किंग कैपिटल। कहता है कि हमें ट्राई करना चाहिए कि कम से कम हम इन्वेस्ट करें और इतना तो जरूर करें कि उससे हमें कोई नुकसान ना हो। एंड कंसंट्रेट एन इन्वेस्टमेंट इन अ फिक्स एसेट। कहता है कि हमें कंसंट्रेशन करना चाहिए कि हम करंट एसेट के साथ साथ फिक्स एसेट में भी इन्वेस्ट कर पाए। ठीक है। CA फाइनेंसिंग कैन बी व्यू फ्रॉम द बिलो पॉइंट्स, बिलो वर्किंग कैपिटल पूल्स। ठीक है, ये वर्किंग कैपिटल पूल्स हैं। कौन कौन से पूल्स हैं भाई? सबसे पहले तो बता रखा है कि ये होता क्या है, सिंपल से है। आपके पास कैश था, बताता हूं एक बार। कैश था जी सर, कैश था, आपने क्या किया सर? परचेजेस किए होंगे, परचेजेस किए होंगे। हाँ सर, परचेजेस किए होंगे तो आपके क्रेडिटर बने होंगे। ठीक है, क्रेडिटर बने होंगे या बिल्स पेबल बना होगा। हाँ, तो क्रेडिटर और बिल्स पेबल को ही अकाउंट्स पेबल बोलते हैं। ठीक है, तो इनको मैंने क्या किया होगा सर? इनसे मैंने क्या खरीदी होगी? इन्वेंट्री खरीदी होगी, स्टॉक खरीदा होगा। इनसे मैंने स्टॉक खरीदा, इनको पेमेंट किया होगा। इनको पेमेंट करने के बाद सिंपल सा तो मैंने इनको कैश की पेमेंट दी, इन्होंने मुझको इन्वेंट्री दी, इन्वेंट्री मैंने सेल की तो मेरे डेटर बने, डेटर या बिल्स रिसीवेबल, उन्हीं को क्या बोलते हैं? अकाउंट रिसीवेबल। अब वो मेरे को क्या देंगे? पेमेंट देंगे, कैश देंगे। तो बोले ये साइकिल चलती रहती है, तो इसके लिए मेरे को क्या चाहिए सर? पैसों की जरूरत चाहिए। ठीक है, मैं इनको कैश दूंगा, ये मुझे इन्वेंट्री देंगे, मैं इनको क्या नाम है सेल करूंगा, फिर ये मुझे कैश देंगे। तो ये साइकिल है, और इसी बीच को इन सबको मैनेज करने के लिए ही मुझे वर्किंग कैपिटल की नीड होती है। ये क्या पता हैंड टू हैंड मांग ले, फिर मैं सेल करूंगा, सेल करने वाली क्या भाई साहब मैं तो 2 महीने बाद 3 महीने बाद पेमेंट दूंगा, तो भाई मेरे को 2-3 महीने के लिए मेरे को पैसे की तो रिक्वायरमेंट है ना। हाँ, तो वर्किंग कैपिटल मेरे क्या है? डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए मुझे काम आने वाली है। जी सर। आई कहता है छोटी छोटी बातें क्या रखी है, कहता है नॉर्मली कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आर इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। कहता है बिजनेस में हम इन्वेस्ट करते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को। जी सर। कहता है देन परचेजेस आर मेड फॉर द सेल ऑफ गुड्स। कहता है परचेजेस आर मेड, हम परचेज करते हैं बिकॉज हमें उसको सेल करना है। इट क्रिएट्स अकाउंट्स पेबल। कहता है जब हम परचेज करते हैं तो हमारे अकाउंट्स पेबल बनेंगे। ऊपर वाली जो मैंने ये ऊपर लिखा है ना, उसको समझा रखा है भाई, अकाउंट्स पेबल को। देन इन्वेंट्री इज सोल्ड एंड इट क्रिएट्स अकाउंट रिसीवेबल। कहता है भाई साहब हम परचेज करेंगे तो हमारे बिल्स पेबल बनेंगे, सेल करेंगे उस इन्वेंट्री को तो हमारे क्या बनेंगे सर? बिल्स रिसीवेबल बनेंगे, दैट इज अकाउंट्स रिसीवेबल बनेंगे। एंड देन इट कन्वर्ट इन कैश अगेन। अब मैं डेटर को या फिर अकाउंट रिसीवेबल को सेल कर दूंगा, वो मेरे को पैसा दे देंगे, दोबारा से कैश आएगा मेरे पास। दिस लूप कंटिन्यू, ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगी। मैं खरीदता जाऊंगा, पेमेंट करता जाऊंगा, इन्वेंट्री सेल करता जाऊंगा, डेटर को पैसा देते जाएंगे, बोला ये प्रोसेस चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। और इन सबको मैनेज करने के लिए मुझे एक वर्किंग कैपिटल की जरूरत होती है, जो आपने कल भी सीखा था कि हाँ सर एक परमानेंट वर्किंग कैपिटल होती है, रेगुलर वर्किंग कैपिटल होती है, और कभी कभी हमें इन द मीन हमें क्या नाम है वेरिएबल कैपिटल की भी जरूरत हो जाती है। याद आया? याद आया जी सर, याद आ गया। उन्हीं सब की बात कर रहे हैं। कहता है दिस वर्किंग कैपिटल इज कॉल्ड अ परमानेंट वर्किंग कैपिटल। हाँ, मतलब इसको तो आपको रखना ही रखना है, परमानेंट वर्किंग कैपिटल होगी। विच रिमेन्स इन द बिजनेस फॉर ऑल द टाइम, ये हमेशा रहेगी क्योंकि ऊपर वाली प्रोसेस कंटिन्यू रहती है। business all the times there is a need of some extra working capital also in case of a season। कहता है सीजन सीजनल बिजनेस होगा तो आपको कुछ ज्यादा पैसे की भी जरूरत हो सकती है। सीजनल टाइम व्हेन द डिमांड राइजेस, कहता है कि डिमांड जब राइज होगी तो कभी कभी आपको एडिशनल पैसे की भी जरूरत हो सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसको क्या बोलते हैं सर? फ्लक्चुएटिंग या फिर वेरिएबल वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। कहता है शॉर्ट टर्म लोन कैश क्रेडिट। शॉर्ट टर्म लोन आप छोटे समय के लिए ले रहे हो, महीने 2 महीने के लिए, 3 महीने के, 4 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, विद इन अ ईयर, 1 साल तक का अगर आप लोन ले रहे हो, कैसा कैश क्रेडिट आप ले रहे हो, आर यूज्ड टू फुलफिल द वर्किंग कैपिटल नीड्स व्हाइल अ लॉन्ग टर्म लोन्स आर यूज्ड फॉर अ फिक्स। कहता है भाई साहब सिंपल होता है, शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए आप शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए मतलब शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल के लिए शॉर्ट टर्म लोन का यूज करोगे, और लॉन्ग टर्म या फिर परमानेंट वर्किंग कैपिटल के लिए आप क्या करोगे? लॉन्ग टर्म क्या नाम है लॉन्ग टर्म फंड का यूज करने वाले, वही बात कर रखी है। क्या है? द वर्किंग कैपिटल लिवरेज एंड द कैपिटल स्ट्रक्चर। याद आ रहा है? अरे भाई साहब कैपिटल स्ट्रक्चर बताना, तो कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होती है? पूरा पूरा चैप्टर है सर। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब होता है वही कि हम कितना डेट लें, कितनी इक्विटी लें, या फिर हम कितनी इक्विटी लें, कितना प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लें, या फिर डेट लें, इक्विटी लें और प्रेफरेंस लें, किस रेशो में, ताकि हमारी कॉस्ट कम से कम आए और अर्निंग पर शेयर ज्यादा से ज्यादा आए। द वर्किंग कैपिटल लिवरेज एंड द क्या नाम कैपिटल स्ट्रक्चर लिवरेज आर दस टू डिफरेंट कंसेप्ट। कहता है ये दोनों अलग अलग डिफरेंट कंसेप्ट है। कहता है सीएस का मतलब वही
कैपिटल स्ट्रक्चर लिवरेज इज रिलेटेड टू फिक्स एसेट्स। कहता है कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो रिलेटेड टू फिक्स एसेट है। क्यों? क्योंकि भाई साहब जो भी हम पैसा मंगाते हैं आमतौर पर शेयर होल्डर से मंगाते हैं, या फिर हम क्या नाम है इससे मंगाते हैं, डिवेंचर से मंगाते हैं, जनरली हम उसको किसके लिए, फिक्स पर्पज के लिए ही यूज करते हैं। जी सर। तो ये कहता है वो आज आमतौर पर किससे रिलेटेड होता है, फिक्स एसेट से रिलेटेड होता है। आगे चलते हैं। फिक्स एसेट फाइनेंसिंग मतलब फिक्स एसेट्स के लिए यूज करते हैं, दैट इज द ऑप्टिमम मिक्स ऑफ इक्विटी एंड डेट। वही बात कर रखा है, मतलब ऑप्टिमम लेवल पे आपको क्या होना चाहिए, आपके पास डेट एंड इक्विटी होना चाहिए ताकि आपका कैपिटल स्ट्रक्चर बढ़िया से बढ़िया हो। कहता है वर्किंग कैपिटल लिवरेज इज रिलेटेड टू द वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग। वर्किंग कैपिटल लिवरेज का मतलब होता है, वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग मतलब वर्किंग कैपिटल लिवरेज का मतलब होता है कि वर्किंग कैपिटल को कहां से लाया जाए, सिंपल मैन। ठीक है, कितना हम डेट से लाए, कितना इक्विटी से लाए, या फिर कहीं और किसी और फंड से लेके हम शॉर्ट टर्म ले या फिर लॉन्ग टर्म फंड लें, या फिर हम क्या डेटर से प्राप्त पैसा लें, कैसे भी करें आप कहां से अरेंज कर रहे हो। ठीक है, कोई बात कहता है। आई कहता है ऑपरेटिंग और वर्किंग कैपिटल साइकिल। कहता क्या नाम है, ऑपरेटिंग एंड वर्किंग कैपिटल साइकिल मतलब इसमें क्या बताया जाता है, कंसेप्ट एंड एप्लीकेशन ऑफ द क्वांटिटेटिव टेक्निक। कहता है यहाँ पे हम भाई साहब यहाँ पे क्वांटिटेटिव टेक्निक्स की बात करते हैं, मतलब ये कौन कौन सी टेक्निक्स हैं, चलो देखते हैं। कहता है द ऑपरेटिंग साइकिल, ये ऊपर ही पढ़ा था ना ऑपरेटिंग साइकिल या फिर वर्किंग कैपिटल साइकिल, इनका एक ही नाम है ऑपरेटिंग और वर्किंग कैपिटल साइकिल। मींस द टाइम गैप बिटवीन द कैश आउटले, कैश जा रहा है, इन द टर्म ऑफ रॉ मटेरियल वेजेस एटसेट्रा, एंड देन द कैश इनफ्लो इन द टर्म ऑफ द कलेक्शन। भाई साहब देखो बात कुछ ऐसी है, आप क्या करते हो सिंपल में, सर हमारा मोटिव क्या है, यहां देखो मोटिव है अर्न प्रॉफिट, बिजनेस इसी मोटिव से आता है। जी सर, हमने क्या किया, रॉ मटेरियल क्या किया, परचेज किया, ज्यादा बड़ा है, रॉ मटेरियल परचेज किया। रॉ मटेरियल परचेज करने के बाद क्या किया सर, रॉ मटेरियल से हमने क्या किया सर, फिनिश गुड्स तैयार किया। इन द मीनवाइल हमारे बहुत सारे एक्सपेंसेस हुए, एक्सपेंसेस हुए वेजेस के, रेंट के, प्रोडक्शन के, एटीसी, है ना। जी सर, मैंने कहा क्या यहाँ पे मेरे को पेमेंट नहीं करनी होती, पेमेंट नहीं करनी होती, यस सर पेमेंट करनी होती है। मैं कह सकता हूँ कैश का आउटफ्लो नहीं होता, जी सर कैश का आउटफ्लो होता है। अब ये प्रोसेस हो जाने के बाद मेरे पास क्या आती है, तो मेरे पास इन्वेंट्री आती है, इन्वेंट्री ऑफ फिक्स गुड्स मतलब जो मेरे फिनिश्ड गुड्स, नॉट फिक्स्ड, दैट इज फिनिश्ड गुड्स। फिनिश्ड गुड्स की मेरे पास क्या आएगी सर, फिनिश्ड गुड्स आपके पास आएंगे। अब ये फिनिश्ड गुड्स आने के बाद मैं क्या करूंगा, इस इन्वेंट्री को क्या कर दूंगा, सेल कर दूंगा। सेल करूंगा, नॉर्मली क्रेडिट सेल करते हैं तो हमारे क्या बन जाएंगे, डेटर बन जाएंगे। डेटर बनने के बाद मेरे को क्या करेंगे सर, कुछ समय बाद मेरे को क्या करेंगे, ये पेमेंट कर देंगे। पेमेंट करेंगे दैट इज इनफ्लो हो जाएगा। बस है, ये पूरी पूरी प्रोसेस बता रखी है कि मेरा पेमेंट जाएगा कब और मेरे पास पेमेंट आएगा कब, और इसी बीच को मैनेज करने के लिए, इस गैप को मैनेज करने के लिए ही वर्किंग कैपिटल आती है। बात सुनिए आई नहीं आई, जी सर बात सुनिए आ गई है। अब दोबारा जो कहता है लेट अस अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द ऑपरेटिंग साइकिल। कहता है ऑपरेटिंग साइकिल क्या है, ये ऑपरेटिंग साइकिल ही तो है कि हमने कब क्या नाम है, हमने परचेज किया और परचेज से फाइनल कलेक्शन, कल भी मैंने आपको बताया था अगर याद हो तो। जी सर, मैंने कहा चलो वही इसको समझते हैं। कहता है कि हमने यहाँ पे रॉ मटेरियल को परचेज किया एंड गोट अ क्रेडिट पीरियड ऑफ 30 डेज। कहता है वैसा हमने रॉ मटेरियल को खरीदा है, और रॉ मटेरियल को खरीदा ना तो हमारा सप्लायर बड़ा ही अच्छा आदमी था और उसने हमें कितने दिन का क्रेडिट दिया, उसने कहा कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप 30 दिन के अंदर पेमेंट कर देना। ठीक है, तो मैंने कहा 30 दिन के बाद मैं यहाँ पर पेमेंट कर रहा हूँ, पेमेंट टू द क्रेडिटर, क्रेडिटर को पेमेंट दिया। ठीक है, पेमेंट करने के बाद यहाँ पर मेरी इन्वेंट्री सोल्ड ऑन 60th डे। ठीक है, हमने क्या नाम है 60वें दिन हमने सेल मतलब 30 दिन खरीदा, 30 दिन के बाद मतलब सिंपल शब्दों में 60 दिन के अंदर मेरी इन्वेंट्री सेल हुई। तो इन्वेंट्री होल्डिंग कितने दिन तक किया, 60 दिन तक किया। तो मैंने क्या किया भाई साहब, सेल कर दिया, और सेल करने के बाद डेटर बोला कि भाई साहब मैं आपको 60 दिन के बाद पेमेंट दूंगा। तो मेरे को पेमेंट कहाँ पे आ रही है, यहाँ पर मेरे पास पेमेंट आ रही है, और यहाँ पे मेरे पास पेमेंट आउटफ्लो हो रही है, यहाँ पर मेरे पास इनफ्लो हो रही है। सर यहाँ पर क्यों नहीं हुई आउटफ्लो, क्योंकि यहाँ पे इसने कहा ना 30 दिन का क्रेडिट ले लो, तो यहाँ पे मेरा आउटफ्लो हुआ। तो बोला जाता है कि जहां से मेरा आउटफ्लो हुआ और जहां पर मेरा इनफ्लो हुआ, ठीक है, आउटफ्लो और इनफ्लो, कहता है यहां पैसा गया और यहां पैसा आया, दैट इज ये कितना दिन का, 90 डेज का है।
ये पीरियड कितने दिन का हो गया सर 90 डेज का हुआ, 30 डेज ये और 60 डेज ये, दैट इज 90 डेज। यहां से आए बेटा, 90 डेज हुआ। दिस गैप इज कॉल्ड ऑपरेटिंग साइकिल, ये होता है ऑपरेटिंग साइकिल, ठीक है। दैट इज जब हमने परचेज किया एंड पेमेंट की, परचेज किया एंड पेमेंट की, और फाइनल में हमारे पास कलेक्शन जब होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग साइकिल बोलते हैं। कहता है A business has to make arrangement for the funds between this period, इस पीरियड के लिए ही हमें फंड की रिक्वायरमेंट होती है और इसी के लिए हमें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। जी सर। कहता है ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब क्या होता है, ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब क्या होता है, इन्वेंट्री पीरियड कि कितने दिन तक इन्वेंट्री हमारे पास रहा, दैट इज हमारे ऊपर वाले केस में 30 डेज तक हमारे पास इन्वेंट्री था, प्लस डेटर का पीरियड, डेटर कितने दिन में पैसा देने, डेटर बोले भाई साहब हम तो आपको 60 दिन में पैसा दे देंगे, उसमें से माइनस कर देंगे सप्लायर्स के क्रेडिटर को। इन्वेंट्री पीरियड, इन्वेंट्री कितने दिन रहा हमारे पास, सर यहाँ पर खरीदा था ना इन्वेंट्री तो 60 दिन तक रहा था आपके पास, तो इन्वेंट्री कितने दिन तक रहा था, इन्वेंट्री तो 60 दिन तक रहा था। क्यों, जब रॉ मटेरियल सप्लायर ने आपको इन्वेंट्री दिया तो उस दिन तो आपके पास आ गया इन्वेंट्री, तो पेमेंट यहाँ किया, कह रहा पेमेंट देने के 30 दिन के बाद, दादा 30 दिन ये और 30 दिन ये, तो इन्वेंट्री आपके पास कितने दिन रहा, सर 60 दिन रहा इन्वेंट्री, तो मेरे पास कितने दिन रहा इन्वेंट्री, 60 दिन मेरे पास रहा, और 60 दिन डेटर ने मांगे कि हम तो पेमेंट के लिए 60 दिन देंगे, सप्लायर ने हमें कितने दिन का क्रेडिट दिया था कि भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप 30 दिन के अंदर पेमेंट दे देना, तो मैंने कहा ये हमारे पास कितना आ गया, 60 एंड 60 120, दैट इज 90 डेज, तो इसको क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग साइकिल या फिर वर्किंग कैपिटल साइकिल। तो ये आ गया बेटा 90 डेज का, तो ऊपर मैंने 90 डेज वैसे कैलकुलेट करके भी दिखा दिए थे, और यहाँ फिर दोबारा से हमने कर लिए हैं। चलते हैं आगे, ठीक है, इससे एग्जाम्पल भी है, एग्जाम्पल भी करेंगे हम लोग। कहता है ऑपरेटिंग साइकिल को डिफाइन कर रखा बेटा, कहता है ऑपरेटिंग साइकिल कंसेप्ट is important for the management of the cash and working capital। कहता भाई साहब वर्किंग कैपिटल भाई साहब इंपॉर्टेंट क्यों, बताना तो जरा। मैं कहता हूं अगर आप वर्किंग कैपिटल मतलब आप इस ऑपरेटिंग साइकिल को अच्छे से ध्यान से देख नहीं पाओगे, समझ नहीं पाओगे, मैनेज नहीं कर पाओगे, तो दिक्कत में आ जाओगे। तो ऐसा कैसे, देखो दोस्त, अगर मेरे को नहीं पता मेरी ऑपरेटिंग साइकिल कैसी है, तो मतलब मुझे ये नहीं पता कि क्रेडिटर मेरा मतलब सप्लायर दैट इज क्रेडिटर कितने दिन में पैसा मांगने वाला है, मेरा डेटर कितने दिन में उससे पैसा लेगा, इन्वेंट्री कितने दिन तक ब्लॉक रहती है मेरे पास, इन सबको नहीं पता। मतलब लेट अस अज्यूम करो जो मेरा क्रेडिटर है वो मुझसे 1 महीने बाद पैसे मांगने आ जाता है, बस नहीं नहीं, मैं अगर प्रॉपरली मैनेजमेंट नहीं कर रहा हूं, मैं मैनेजमेंट नहीं कर रहा हूं, मैं अब ऐसे बैठा हूं, मैंने कोई मैनेजमेंट नहीं करी, देखते हैं बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा। मैंने कहा मेरे पास कोई मैनेजमेंट नहीं है वर्किंग कैपिटल की, नो मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल की कोई भी मैनेजमेंट नहीं कर रहा हूं, मैं ध्यान ही नहीं दे रहा वर्किंग कैपिटल की तरफ। क्यों, क्योंकि मेरी सेल जो हो रही है ना बेटा, मेरी सेल हो रही है 110 करोड़ की, वहां से मैं प्रॉफिट कमा रहा हूं बड़ा अच्छा खासा, दैट इज 55 करोड़ का, कितने का 55 करोड़ का प्रॉफिट, भाई साहब मैनेजमेंट नहीं कर, लेकिन देखना भाई ये सिचुएशन भी लीड्स कर सकती है कि मेरे क्या नाम है वो बिजनेस क्या हो जाएगा, बंद हो सकता है। ऐसा कैसे, मैंने कहा देखो भाई जो भी हमारे क्रेडिटर्स हैं वो कह रहे हैं भाई साहब हमें 30 डेज में पैसा दे दो, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट नहीं कर रहा मैं, और डेटर भाई क्या कह रहे हैं, डेटर भाई कह रहे हैं हम तो भाई साहब आराम से देंगे 10 महीने पैसा देंगे, 10 महीने पैसा देंगे, बात समझ आई। और इस बीच में मेरे को काफी सारे खर्चे करने पड़े, सब कुछ करना, इनको पेमेंट करनी होती है, पैसे आ नहीं रहे, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट कर नहीं रहा, पैसे तो आपके पास 10 महीने बाद आएंगे, लेकिन क्रेडिटर भाई तो 30 दिन बाद 1 महीने बाद मुंह उठा के आ जाएगा पैसे दोगे, और हमारे पास पैसे नहीं है, तो ऐसा इंसल्ट होगी वो अलग, और कोर्ट कचहरी में जाने होंगे वो अलग, और बीच धंधा बंद हो जाएगा वो अलग। इसलिए बताया जाता है कि वर्किंग कैपिटल की आपको मैनेजमेंट करनी बहुत ज्यादा जरूरी है, इवन यू आर अर्निंग अ सो मच प्रॉफिट, अ लॉट ऑफ प्रॉफिट। द ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड शुड बी लो, कहता है जनरली कम से कम होना चाहिए, कम से कम होगा तो इससे क्या होगा, देखो भाई होल्डिंग पीरियड प्लस डेटर कलेक्शन पीरियड माइनस सप्लायर्स क्रेडिट, बात है। तो आप ट्राई करो इसको, ये हमारा पिछले केस में 90 दिन था, ट्राई करो भाई साहब 90 से कम हो जाए, 90 से कम हो जाए तो मेरा कहां टारगेट है, मेरा टारगेट यहां पे है, या तो इसको कम किया जाए या इसको बढ़ा दिया जाए, या तो आप सप्लायर के पास जाके रिक्वेस्ट करो, हे सप्लायर भाई कुछ तो कर यार, पैसे आप ऐसा कर अभी मतलब पैसे 6 महीने बाद ले लेना, और दूसरा रिक्वेस्ट कीजिए डेटर से कि डेटर भाई पैसे दो ना, डेटर से रिक्वेस्ट करके पैसे लो, सप्लायर से कहो कि तेरे पैसे हम थोड़े दिन बाद देंगे, भाई साहब जोर जबरदस्ती मत करना, प्यार से रिक्वेस्ट करना, धंधा चलाना है, ठीक है, ओके सर। तो इस 90 डेज को हमें क्या करना है, ट्राई करना है कि वर्किंग कैपिटल या फिर आपका ऑपरेटिंग साइकिल को आप कम से कम जितना रिड्यूस कर सकते हो उतना रिड्यूस कर दीजिए मेरे दोस्त। इसको आई कहता है
हाई ओसी ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, ओसी मतलब ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड मींस कंपनी नीड्स अ फंड फॉर अ लॉन्गर पीरियड। अगर आपका ज्यादा पीरियड है तो मेरे को ज्यादा समय के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत है, और कम है तो मेरे को कम समय के लिए वर्किंग कैपिटल की नीड्स है। अगर मैं कहता हूं कि ज्यादा समय के लिए जरूरत है तो मैंने कहा मेरा ज्यादा पैसा ब्याज के रूप में जाएगा, और कम के लिए तो मेरा कम पैसा ब्याज के रूप में जाएगा। तो कॉमन सेंस, हमें ओवरऑल कंपनी की तरफ से देखना है तो प्रॉफिट को बढ़ाना है। ठीक है, लॉन्गर पीरियड विच कॉस्ट हाई, ज्यादा समय के लिए वर्किंग कैपिटल को रखोगे तो ज्यादा ब्याज देना पड़ेगा, ज्यादा कॉस्ट लगेगी। इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, आप क्या कर रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, आप कोई माल बना रहे हो, ओसी पीरियड इंक्लूड्स, ओसी पीरियड सिंपल शब्दों में भाई साहब, अगर आप एक मैन्युफैक्चरर आदमी हो, अगर आप एक मैन्युफैक्चरर आदमी हो, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, तो आपके पास क्या क्या होगा सर, रॉ मटेरियल भी होगा सर, हमारे पास वर्क इन प्रोग्रेस भी होगा सर, हमारे पास फिनिश गुड्स भी होगा। बात समझ आई नहीं? तो अगर आप ट्रेडर आदमी हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपके पास सिर्फ फिनिश गुड्स होता है, इसको ध्यान रखना होता है। लेकिन अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो आपको इसका होल्डिंग पीरियड, इसका होल्डिंग पीरियड और इसका होल्डिंग पीरियड भी ध्यान में रखना होगा, क्योंकि यहाँ पर भी आपका पैसा ब्लॉक होने वाला है। रॉ मटेरियल कितना इंक्लूड्स, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री पीरियड, वर्क इन प्रोग्रेस पीरियड, फिनिश्ड गुड्स इन्वेंट्री पीरियड। मतलब अभी तक तो सिर्फ और सिर्फ इन्वेंट्री पीरियड आ रहा था, इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड, अब यहाँ पे आएगा रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड, वर्क इन प्रोग्रेस होल्डिंग पीरियड, और क्या नाम, फिनिश गुड्स होल्डिंग पीरियड। ठीक है जी सर, फिनिश गुड्स होल्डिंग पीरियड। आगे चलेंगे कहाँ पे, ये रहा, एंड द कलेक्शन पीरियड लेस कर देंगे उसको किससे, सप्लायर्स के पीरियड से। मतलब आपको क्या निकालना है, ऑपरेटिंग साइकिल के लिए अभी आप इन तीनों की जगह क्या निकाल रहे थे, इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड या फिर स्टॉक होल्डिंग पीरियड। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में इन्वेंट्री कितनी हो जाती है, 3 हो जाती है सर, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स। तो कोई बात नहीं, इन तीनों को प्लस कर लेंगे। ये डेटर कलेक्शन पीरियड, डेटर से कितने दिन में पैसा आ रहा है, और ये क्रेडिटर भाई हमें कितने दिन की उधार दे रहा है, उसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा सर, हमारे पास आ जाएगा ऑपरेटिंग साइकिल या फिर वर्किंग कैपिटल साइकिल। चलो आगे चलते हैं। कहता है नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू कैलकुलेट दीज डेज। हाय हाय, कि रॉ मटेरियल कितने दिन तक रहा कैसे निकालें, वर्क इन प्रोग्रेस कितने दिन तक रहा कैसे निकालें, फिनिश गुड्स कितने दिन तक रहा, ये तो निकाल लिया ऊपर, निकालना सीखा था, ठीक है, पर फिर भी कैसे निकालें, चलो देखते हैं। नंबर 1, सबसे पहले बात करता है, इसी बात करता है, कहता है रॉ मटेरियल इन्वेंट्री पीरियड, कि रॉ मटेरियल को हमने कितने दिन तक हमारे पास रखा है। चलो देखते हैं, दैट इज रॉ मटेरियल कितने दिन तक स्टॉक में पड़ा रहा, हमारे पास कितने दिन तक रहा, और उसके बाद हमने उसको कन्वर्ट किया है किसमें, वर्क इन प्रोग्रेस या फिनिश गुड्स के अंदर। कहता है, इसमें कहता है कि एवरेज वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल स्टॉक को डिवाइड कर दो कंजम्पशन पर डे। अरे भाई साहब, बात कुछ ऐसी है, बात कुछ ऐसी है। एग्जांपल क्या किया इसने, क्या रखा है, आपके पास एवरेज स्टॉक कितना है, एवरेज स्टॉक कितना है, मैंने कहा भाई साहब हमारे पास एवरेज स्टॉक है 100 यूनिट्स। बात समझ आई? मैंने कहा एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, आपके पास स्टॉक कितना है, मैंने कहा मेरे पास स्टॉक जो है 100 यूनिट है, और मैं डेली कंजम्पशन कितना करता हूं, डेली कंजम्पशन, मतलब इससे मैं अपना फिनिश गुड्स बनाता हूँ रॉ मटेरियल से, हाँ, तो डेली कंजम्पशन है मेरा 20 यूनिट्स, 20 यूनिट्स। तो मैंने कहा ये कितने दिन तक मेरे पास रहा, सर देखो 100, और पर डे में कितना यूज कर रहा हूं 20, तो ये कितने दिन तक का, 5 डेज तक मेरे पास रहा। बात समझ आई या नहीं? जी सर, 5 दिन तक मैंने इसको यूज किया। ठीक है, सबसे सिंपल शब्द में बताऊं, हाँ सर, और सिंपल शब्द में बताऊं, देखो भाई साहब बात कुछ ऐसी है, आपके पापा ने, आपके फादर ने आपको 5,000 रुपए दिए, कितने रुपए दिए, 5,000 रुपए दिए, और आपकी डेली की पॉकेट मनी कितनी है, ₹100, कितनी है, मतलब ₹500, एज्यूम करते हैं ₹500 आपकी डेली की पॉकेट मनी है। तो मैं कह रहा हूं कि आपको कितने दिन का खर्चा मिल गया, सर देखो कितने दिन तक आपने होल्ड किया इसको 5,000 को, सर हमने इसको होल्ड किया सर ये हमारा 10 डेज, कितना 10 डेज, बस में इस तरह से आपने होल्डिंग पीरियड निकाला है, इतने दिन तक रखा। ठीक है, तो आपको कितने दिन की, क्या नाम है, कितने दिन की होती है पॉकेट मनी, सर पिताजी ने जब हमें 5,000 रुपए दिए तो हमारे 10 दिन की पॉकेट मनी हमें दे दी। ठीक है सर, इतनी पॉकेट मनी कहाँ देते हैं, आपको तो 500 लिखना था। ठीक है, तो चलो आगे आते हैं। तो वही कहता है कि एवरेज वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है, अरे यूनिट्स नहीं, अच्छा नीचे भी यूनिट्स ले ली थी, ऊपर भी यूनिट्स ले ली थी, ठीक है, या फिर दोनों जगह क्या ले लो,
सर कंजम्पशन ऑफ पर डे का कंजम्पशन कितना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे दोनों की दोनों यूनिट में ले लिया था, और भाई यूनिट में लो या वैल्यू में लो, वैल्यू ले लेता हूँ। मैं कहता हूँ कि जो क्या नाम है, पर यूनिट कितनी है, मान लो 10 रुपया, तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 1000 रुपया, और यहाँ भी कितना हो जाएगा 200 रुपया। तो अभी भी कर लो भाई, 1000 को रुपीज को डिवाइड कर दो 200 से, तो क्या दिक्कत है, यूनिट हो या रुपीज हो, या तो ऊपर भी यूनिट नीचे भी यूनिट, या ऊपर भी रुपी नीचे भी रुपी, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, ठीक है। दैट इज एवरेज वैल्यू और कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल पर डे कितने रुपए में कर रहे हो, तो ऊपर भी रुपी नीचे भी रुपी। आगे चलते हैं, कहता है ये बड़ा ही अच्छा है, ये बड़ा ही अच्छा है। सर कैसे अच्छा है, दिखाता हूं आपको। कहता है कि भाई ये जो है ना रॉ मटेरियल सप्लायर्स क्रेडिट पीरियड की, रॉ मटेरियल सप्लायर जब मैं खरीद रहा हूँ, खरीदने वाला मेरे को कितने दिन का पीरियड दे रहा है, उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, दैट इज सप्लायर हमें कितने दिन का टाइम दे रहा है पेमेंट के लिए। तो भाई इसमें क्या आएगा, कहता है एवरेज वैल्यू ऑफ क्रेडिटर, मान लो मैंने रुपीज 10 लाख का खरीदा, तो क्या 10 लाख आपने कितना एवरेज में आपने खरीदा, डिवाइड कर दो आप किससे, कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल पर डे, ठीक है। तो मैं पर डे कितने का कंजम्पशन कर रहा था, ऊपर रुपये तो नीचे भी रुपीज जाएगा, तो भाई कितने का कर रहा था, एज्यूम करो मैं यहाँ पे कितने रुपीज का कर रहा था, सर 200 रुपये का कर रहा था। हालांकि 200 तो नहीं, अब मैं थोड़ा सा चेंज कर दूंगा, ऊपर 10 लाख है तो मैं नीचे कर दूं 20,000 रुपये, कितना डेली का मेरा 20,000 रुपये है, तो 10 लाख डिवाइड बाई 20,000, तो कितना आमतौर पर वो मेरे को 50 डेज का क्रेडिट दे रहे हैं, कितने दिन का दे रहे हैं, 50 डेज का क्रेडिट दे रहे हैं। अब आपने कहा होगा सर यहाँ पे आपने कंजम्पशन पर डे क्यों लिया, यहाँ पर ये अज्यूम होता है, अजम्पशन की जाती है कि हमारा रॉ मटेरियल खत्म होता है ना, तब जाके वो क्रेडिटर पैसा मांगता है कि भाई साहब आपका तो रॉ मटेरियल खत्म हो गया, आप पैसे देने आप आ जाओ। तो कैसे निकालेंगे, सिंपल शब्दों में सर हम करेंगे एवरेज वैल्यू हमारे पास कितना है डिवाइड करेंगे कंजम्पशन से, हमारे पास कितना है और हमने कितना कंज्यूम किया, वही है सेम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्त, ठीक है। तो दोनों के दोनों ये तो हमने कर लिए, रॉ मटेरियल का कैसे निकालते हैं, कितने दिन तक रहे और सप्लायर का कितने, तो ये बात मैंने वो जो पीछे अभी बता के आया वही बात लिख रखी है। कहता है हियर वी एज्यूम दैट, कहां पर, हियर वी एज्यूम दैट, वो सप्लायर वाले पॉइंट कि सप्लायर्स का पीरियड कैसे निकालते हैं, दैट क्रेडिटर्स अलाउ अस अ पीरियड अंटिल आवर स्टॉक गेट कंज्यूम, जब तक हमारा स्टॉक कंज्यूम नहीं हो जाता, ठीक है। दिखाता हूं आपको, वहां पे हमारे कंजम्पशन दिखाई दी हमने प्रीवियस पेज पे, देखो कंजम्पशन कितना, कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल पर डे, आप कितना कंजम्पशन कर रहे हो रॉ मटेरियल को पर डे, कोई वाला ऊपर वाला कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल पर डे, ठीक है, आप कितना कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है। एग्जांपल 50 के देने थे क्रेडिटर्स ऑफ रॉ मटेरियल को, और हम एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल यूज कितना कर रहे हैं 5000, तो कितना आ जाएगा सर 50,000 को डिवाइड कर देंगे 5000 से, तो कितना आ जाएगा 10 डेज का हमें क्रेडिट पीरियड दे रहे हैं दोस्त। आगे चलते हैं, कहता है पीरियड ऑफ प्रोडक्शन, क्या कहता है पीरियड ऑफ प्रोडक्शन, कितने समय में आप प्रोडक्शन कर रहे हो, तो वही कहेगा दैट इज वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस भी निकालना है ना, वर्क इन प्रोग्रेस मतलब हमारे पास वर्क इन प्रोग्रेस कितने समय के लिए रहा, क्योंकि वो भी तो होल्ड हुआ ना हमारा पैसा, जी सर। तो ये कैसे निकलेगा, कहता है पहले एक बार यहीं से देख लेते हैं, कहता है एवरेज, वही सबका वर्क इन प्रोग्रेस निकालना है, तो वर्क इन प्रोग्रेस में क्या एवरेज, वहां पे रॉ मटेरियल का था, यहाँ पे कैसे आ जाएगा वर्क इन प्रोग्रेस का, तो एवरेज वैल्यू ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंटरी जितनी आपकी इन्वेंटरी में है, डिवाइड कैसे कर देंगे एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर डे, कि आपकी कितना प्रोडक्शन कॉस्ट आ रही है। भाई देखो रॉ मटेरियल को किससे कंपेयर किया था, कंजम्पशन से, क्यों आप रॉ मटेरियल का कंजम्पशन करते हो। वर्क इन प्रोग्रेस को कंपेयर किससे करेंगे सर, वर्क इन प्रोग्रेस से हम माल को बनाते हैं मैन्युफैक्चर करते हैं, तो किससे करेंगे सर प्रोडक्शन कॉस्ट से। बात समझ आई नहीं, जी सर बात समझ आ गई है। तो इसने क्या कर रखा है भाई, आपको क्या करना है, आपके पास जितना भी एवरेज इन्वेंट्री है, मैंने कहा एवरेज वर्क इन प्रोग्रेस, अगर आपके पास मान लो 1 लाख रुपए है, ठीक है, और पर डे प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी है, पर डे प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी है, मान लो ₹10,000, तो क्या आ जाएगा सर आपका क्या नाम है वर्क इन प्रोग्रेस पीरियड कितना आ जाएगा सर, ये पीरियड आ जाएगा मेरा 1 लाख डिवाइड बाय 10,000, यहां से कितना आएगा 10 डेज, तो 10 डेज तक आप क्या करते हो वर्क इन प्रोग्रेस को अपने स्टॉक में संभाले रखते हो, तो वो उसका होल्डिंग पीरियड आ गया है, सिंपल, ठीक है। ये वही बात मैंने जो अभी एग्जांपल लिखा है वो वही बता रखा है। चलो नीचे चलते हैं, कहता है फिनिश गुड्स, मैंने कहा देखो भाई सिंपल शब्दों में याद रखना, रॉ मटेरियल को कंज्यूम करते हो, वर्क इन प्रोग्रेस को
प्रोडक्शन करते हो, उसकी फुल प्रोडक्शन करते हो, फिनिश गुड्स को आप सेल करते हो, तो इसके लिए क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। बात ध्यान रखना, हर चीज को उसके साथ कंपेयर कर रहे हैं और किसी चीज के साथ कंपेयर नहीं कर रहे हैं। दैट इज एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को क्या करेंगे, एवरेज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर डे आप कितना सेल कर रहे हो। तो सिंपल शब्दों में देखो भाई, आपके पास टोटल फिनिश गुड्स कितना है, टोटल फिनिश गुड्स या फिर एवरेज ऑफ फिनिश गुड्स मान लो आपके पास है 1,00,000 यूनिट का, यूनिट का बोलो या रुपी का बोलो, ठीक है, रुपी में बोलना चाहूं तो मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 100 रुपीज कॉस्ट है, दैट इज रुपीज 1 करोड़, कुछ ही बोला, ठीक है। लेकिन आपका डेली सोल्ड हो जाता है, दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ठीक है। रुपीज में बताऊं तो डेली सोल्ड हो जाता है 10,000 यूनिट, या फिर दूसरे शब्दों में बोल सकता हूं मैं लाख, रुपीज में बात करूं तो कोई दिक्कत है, रुपीज में तो दोनों से रुपये में आ जाएंगे, अदरवाइज में मैं क्या करूंगा, 1 करोड़ डिवाइड कर दूंगा 10 लाख से, तो कितना आएगा, बात समझ आई नहीं, मतलब कितना फिनिश गुड्स आपके पास है, ठीक है। मैंने कहा भाई साहब मेरे पास 1,00,000 यूनिट है, हर दिन मैं 10,000 यूनिट सेल कर रहा हूं, आप इनसे जल्दी समझते हो, 10,000 यूनिट सेल कर रहा हूं, तो कितने दिन में मैं उसको सेल कर पा रहा हूं, सर 10 दिन में सेल कर पा रहा हूं, तो कितने दिन तक मैं उसको होल्ड कर रहा हूं, सर 10 दिन तक मैं उसको होल्ड कर रहा हूं, वही बात है बेटा। राधे राधे। आई कहता है डेटर का कलेक्शन पीरियड बताना, भाई डेटर से कितने दिन में आ रहा है हमारे पास, वही सेम है, एवरेज रिसीवेबल, एवरेज कितने हैं डिवाइड कर देंगे एवरेज वैल्यू ऑफ क्रेडिट सेल पर डे, ठीक है, आप पर डे कितने का क्रेडिट सेल कर रहे हो, ठीक है। हमारे पास रिसीवेबल है मान लो 5 लाख के, ठीक है, और एवरेज वैल्यू ऑफ क्रेडिट ये भी रुपीज में है, पर डे कहता है कितने दिन की क्रेडिट सेल, दैट इज पर डे क्रेडिट सेल, ऊपर भी क्रेडिटर नीचे नीचे क्रेडिट सेल आएगी, ऊपर क्रेडिटर मतलब ऊपर डेटर तो नीचे क्रेडिट सेल आ जाएगी, कॉमन सेंस। तो वैसे आप पर डे की क्रेडिट सेल कितनी कर रहे हो, मान लो 1,00,000 की 1,00,000 की तो नहीं करते, मान लो आप 5,000 की करते हो डेली क्रेडिट सेल, तो कितना हो जाएगा ये, फिर ये आ जाएगा कि ये हमें कह रहे हैं हम 100 डे के बाद आपको पेमेंट करने वाले हैं, ठीक है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 3.25 महीने के बाद ये पेमेंट करने वाले हैं, सिंपल। ये सारी सारी चीजें बता रखी थी कि हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो हमने सारी चीज सीख ली। नंबर 1 रॉ मटेरियल का पीरियड, वर्क इन प्रोग्रेस का पीरियड, उसके बाद फिनिश गुड्स का पीरियड, सप्लायर का पीरियड एंड डेटर का पीरियड, और यही ऑपरेटिंग साइकिल के लिए हमें यूज करने होते हैं। ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये माइनस कर देंगे सप्लायर्स के पीरियड को बेटा। नेक्स्ट पे आते हैं, ये लो भाई एक एग्जांपल्स आ गया, बड़ा शानदार एग्जांपल आ गया, देखते हैं आप लोग कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। लो पहले आप ही लोग कर लो, चलो आप लोगों को देता हूं मैं समय 2 मिनट देता हूं, आप लोग करो इसको, ठीक है, आप लोग इसको सोल्व करो। ये आपके पास डाटा है, कैलकुलेट ऑपरेटिंग साइकिल फॉर बिस्ला क्लासेस, बिस्ला क्लासेस की ऑपरेटिंग साइकिल आपको पता लगानी है, लगाओ बेटा। 2 मिनट दिए मैंने आपको, आराम से 2 मिनट में कीजिए। हो गया, आई होप हो गया होगा बेटा आपका। तो हम आ जाते हैं, तो चलो करते हैं। जी सर, कहता है कैलकुलेट द ऑपरेटिंग साइकिल फॉर द बिस्ला क्लासेस, बिस्ला क्लासेस का आपको ऑपरेटिंग साइकिल निकालना है। कहता है रॉ मटेरियल का स्टॉक दे रखा है, दैट इज एवरेज स्टॉक दे दिया, रुपीज में दे रखा है सब कुछ। कहता है वर्क इन प्रोग्रेस का दे दिया, फिनिश स्टॉक का दे दिया, तो इसको हम कंजम्पशन से करेंगे, इसको हम प्रोडक्शन से करेंगे, पर डे का प्रोडक्शन पर डे का कंजम्पशन, इसको पर डे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और डेटर सर पर डे का क्रेडिट, पर डे क्रेडिट। याद आया नहीं आ रहा जी सर। तो इनका कितना 1,00,000 क्रेडिटर की कितना हो गया सर 1,00,000, इसका कैसे करेंगे सर, कंजम्पशन से करेंगे इसको, और इसको भी कंजम्पशन से ही करेंगे, ठीक है। मतलब जो यहाँ पर हम कंजम्पशन यूज करते हैं वही सप्लायर्स डिवाइड बाय कंजम्पशन पीरियड पर डे। आगे चलते हैं, कहता है
कंज्यूम ऑब्लिक परचेज ऑफ रॉ मटेरियल पर डे, मतलब कंजम्पशन पर डे कितना आ रहा है सर 2500। ठीक है, सबसे पहले करते हैं इसको, रहते हैं कंजम्पशन से। मैं कहूं भाई 180 डिवाइडेड बाय 2500, हमारे पास आ गया, यहां से आ गया 72 डेज। ठीक है, दूसरा करते हैं, हमारे पास 96,000 है, 96,000 तो हमें क्या चाहिए, हमें प्रोडक्शन पर डे। तो कहां गया प्रोडक्शन, प्रोडक्शन 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 सर प्रोडक्शन प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर डे। हाँ तो कॉस्ट है तो भाई इसी को प्रोडक्शन मान लेंगे, कुछ ज्यादा नहीं दे रखा, तो भाई साहब जो भी हमारा क्या है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो दैट इज ये आ जाएगा हमारे पास 24। कुछ भी नहीं है तो हम इसी को करेंगे सिंपल शब्दों में, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर डे, तो इतना ही हम कंज्यूम कर रहे होंगे, इतना ही हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होंगे। देखो एक बार देखो भाई, यहां पर हमें क्या चाहिए था सर, देखो एवरेज, एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर डे। ठीक है, तो लेकिन ये नहीं है, तो मैं कह रहा हूँ जितना भी मैं सेल कर रहा हूँ वही मेरा प्रोडक्शन है। बात समझ आई नहीं जी सर? अलग से अगर दे रखा होता प्रोडक्शन कॉस्ट पर डे तो उसको मैं यूज कर लेता। तो भी हो गया यहाँ पे। आगे चलते हैं, डेटर, डेटर को हम करेंगे क्या नाम है, क्रेडिट पीरियड, क्रेडिट सेल्स पर डे। तो ये हम सेल्स पर डे दे रखी है तो हम सोचेंगे कि क्रेडिट ही दे रखी होगी। 1,50,000 कुछ तो डाटा है नहीं, तो 30, तो यहाँ पर आएगा 30, ये वाला तो रह गया हमारा 1,20,000, दैट इज हम कितना फिनिश गुड्स है तो हम कितना सेल कर रहे हैं, दैट इज 4,000, ये हो गया 30। आगे आगे क्या बचा सर, आगे कुछ बचा, हाँ क्रेडिटर है, तो क्रेडिटर कितने हैं 1,00,000 के, तो 1,00,000 को डिवाइड कर देंगे किससे सर 2500 से, दैट इज ये हो गया 40। तो इसको प्लस कर देंगे, इसको प्लस कर देंगे, इसको भी प्लस कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे, दैट इज 72 प्लस 24 प्लस 30 प्लस 30 माइनस 40, दैट इज 116, 116 दिन आपका ऑपरेटिंग साइकिल आया है बेटा, चेक करें। यस सर, ठीक है, आपको अगर पूरा पूरा कंप्लीट डाटा दे रखा होता, मतलब ये भी बता रखा होता कि नाम है क्रेडिट सेल कितना है, ठीक है, टोटल सेल भी दे सकता है, तो हमने एज्यूम किया क्रेडिट सेल ही होगा ये, ठीक है, तो इस तरह से हमें देखना होता है। तो 40 24 30 30 दैट इज 116 दिन आए। आई होप आप सबके भी आ गए होंगे। इसने क्या कर रखा है, एक छोटा सा कमेंट कर रखा है, नॉर्मल कमेंट है, आप पढ़ोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। क्या रखा है, ओसी ऑपरेटिंग पीरियड इज वेरी हाई, बहुत ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, इससे क्या इंपैक्ट होने वाला है भाई, पीरियड ज्यादा है, ठीक है, ओसी पीरियड ज्यादा है, वर्किंग कैपिटल ज्यादा की रिक्वायरमेंट होगी, इंटरेस्ट कॉस्ट ज्यादा आएगी, प्रॉफिट कम हो जाएगा, इसलिए खराब है। ठीक है जी सर, एक्शन आर नीडेड टू रिड्यूस दिस पीरियड, ठीक है, पीरियड बाय डिक्रीजिंग डेटर पीरियड, इंक्रीजिंग क्रेडिटर पीरियड, रिड्यूसिंग स्टॉक। भाई साहब कहता है आप इसको कम करो, तो इसको कम करने का क्या साधन है, या तो स्टॉक को कम कर दो, क्रेडिटर के पीरियड को बढ़ा दो, ठीक है, और या फिर इन सबको घटा दो, दैट इज सप्लायर के पीरियड को बढ़ाओ, या फिर स्टॉक एवरेज स्टॉक होल्डिंग पीरियड, या फिर डेटर कलेक्शन पीरियड को क्या करो, कम करो। कोई बात कर रखी है, ज्ञान की बात बता रखी है बेटा। आगे चलते हैं, आगे आगे क्या छोटी छोटी बातें कह रखी है सर, बड़ा ही चुन्नू मुन्नू, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हाँ इंटरेस्टिंग है, कहाँ पे कुछ भी नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इजी और छोटा सा चैप्टर है। ठीक है, छोटा तो नहीं है, थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन मतलब बड़ा तो नहीं है, मतलब छोटी छोटी बातें देखो, हालांकि आप देख सकते हैं 40 से मतलब लगभग 50 पेजेस के आपके मैंने नोट्स बना रखे हैं, लेकिन है बड़ा ही सिंपल सा चैप्टर भाई, बहुत सिंपल है, पढ़ो और साफ हो जाएगा। साफ हो जाएगा कैसे मतलब पढ़ा हुआ साफ नहीं, चैप्टर ही साफ हो जाएगा भाई साहब। क्या है चैप्टर में, ऐसा है क्या, ठीक है, छोटी छोटी बातें क्या रखी है, एक बार याद करो, आप एक बार रिवाइज करो। सर देखो वर्किंग कैपिटल के बारे में बात कर रखी है, वर्किंग कैपिटल कहां से आता है, करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी, बताया कि करंट एसेट्स क्या है, करंट लायबिलिटी क्या है, अगर ये बढ़ जाएंगी और ये घट जाएंगी तो वर्किंग कैपिटल पे इसका क्या इंपैक्ट होने वाला है, वर्किंग कैपिटल कितने प्रकार की होती है, टाइप्स की कितनी होती है, रेगुलर होती है, इनिशियल होती है, टेम्परेरी होती है, शॉर्ट टर्म होती है, लॉन्ग टर्म होती है, याद आया, ग्रोस होती है, नेट होती है, उनके बारे में बताया। ठीक है, बताया कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, फिर बताया गया कि हम रिस्क ले सकते हैं नहीं ले सकते, बताया कि एग्रेसिव होती है, मॉडरेट होती है, कंजर्वेटिव होती है, कंजर्वेटिव होती है, सारी सारी चीजें देखा। फिर हमने बताया कि वर्किंग कैपिटल ज्यादा रखोगे तो उसका भी नुकसान है, कम रखोगे उसका भी नुकसान है, ज्यादा रखोगे तो क्या हो जाएगा सर, प्रॉफिट कम होगा क्योंकि कॉस्ट ज्यादा आएगी, किसकी, फाइनेंस कॉस्ट ज्यादा आएगी, कम रखोगे तो इंसॉल्वेंसी में भी जा सकते हो, मतलब इंसॉल्वेंट बन सकते हो, दिक्कत वाली बात है। वो सारी सारी चीजें बता रखी है, ठीक है, सब कुछ सिंपल एंड मतलब छोटी छोटी बातें कर रखी है, ऐसी कुछ है ही नहीं जो हमें ना समझ में आए। आगे क्या रखा है, असेसमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, की वर्किंग कैपिटल का असेसमेंट कैसे करते हैं, इनका मूल्यांकन कैसे करते हैं। नंबर 1 कहता है असेसमेंट ऑफ द वर्किंग कैपिटल ओवर ऑपरेटिंग साइकिल,
period could be estimated for the short term, medium term as well as long term. ठीक है, शॉर्ट टर्म्स के हिसाब से भी करते हैं, लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी करते हैं, मीडियम टर्म के हिसाब से भी करते हैं। एक बार देखते हैं, कहता है भाई साहब असेसमेंट करने की जरूरत क्यों हुई। इन सिंपल मैनर, असेसमेंट करने की जरूरत क्यों हुई, मूल्यांकन क्यों कर रहे हैं भाई साहब, मैं कह रहा हूँ ये इनका यूज कर रहे हैं, हम क्यों मूल्यांकन कर रहे हैं भाई साहब। देखो आपको ये देखना है हमारा डेटर में कितना, डेटर कितने के, आपके क्रेडिटर कितने के हैं, आपका स्टॉक कितने का है, क्यों, क्योंकि ये हमारी करंट एसेट्स है और ये मेरी करंट लायबिलिटी है। इसी से मुझे क्या पता चलता है, वर्किंग कैपिटल का पता चलता है, इसलिए मैं इनको डिटरमाइन कर रहा हूँ, मतलब इनको असेसमेंट कर रहा हूँ सबका। कहता है शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कैन बी टू सपोर्ट द सेल्स दैट इज फॉर गुड्स एंड द सर्विसेज रिक्वायर्ड टू मेक अ सेल। क्या रखा है भाई साहब, क्या रखा है, शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल, कहता है शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, कैन बी टू सपोर्ट द सेल्स, दैट इज सेल्स के लिए होती है, दैट इज क्या एग्जांपल दे रखा है, फॉर द गुड्स एंड द सर्विसेज रिक्वायर्ड टू मेक सेल। भाई साहब आप क्या करते हो, मैंने कहा सेल करने के लिए, सेल करने के लिए आपको छोटे मोटे खर्चों की जरूरत होती है नहीं होती। जी सर, हम हमने माल को परचेज किया, परचेज करने के बाद हम सेल कर रहे हैं, तो उसके बीच में हमें छोटे छोटे खर्चों की जरूरत होती है, मतलब 2 महीने के लिए, 3 महीने के, 4 महीने के लिए, जब मैं उसको सेल नहीं कर पा रहा हूँ तो मुझे एडवर्टीजमेंट करवाना पड़ता है, रेंट सैलरी वगैरह देनी पड़ती है और एनी अदर एक्सपेंसेस का पेमेंट करता है, कहता है वो हम शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल से हम उनको फुलफिल कर सकते हैं। ठीक है, आगे रखा है वी कैन एस्टिमेट शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, हमें शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को हमें क्या करना है, डिटरमाइन करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि भाई हमारे पास जो स्टॉक है वो हमें सेल करना है, तो क्या नाम है, स्टॉक है और उसको सेल करना है, उसके बीच के पीरियड में हमारे कोई खर्चे होंगे और उसके लिए मेरे को फंड की जरूरत होती है, वो फंड वर्किंग कैपिटल ही होता है। कहता है वी कैन लिंक द सेल बजट विद द ऑपरेटिंग साइकिल, हम हमारे सेल बजट को, सेल का बजट नहीं बनाते कि अगले साल इतना सेल हो जाएगा या फिर इस साल इतनी सेल हो जाएगी, इतनी कॉस्ट आएगी, इतना प्रॉफिट आएगा, इतना टैक्स होगा, इतना हमारा नेट प्रॉफिट होगा, इतनी अर्निंग पर शेयर होगी, सारी सारी चीजें वो निकालते हैं। कहता है मीडियम टर्म वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड फॉर द एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस के लिए, डिविडेंड के लिए, इनके लिए हमें जरूरत होती है। ठीक है, इट कैन बी एस्टिमेटेड फ्रीक्वेंटली यूजिंग द कैश बजट, कहता है कैश बजट का यूज करो और भाई साहब आप अपने क्या करो, देखो इसमें अगर शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म क्या होता है भाई साहब, लंबे समय के लिए हमें रखना है, ठीक है, शॉर्ट टर्म कहता है हमें छोटे छोटे पीरियड के लिए हमें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, और कहते हैं भाई साहब ना ही तो शॉर्ट टर्म है ना ही लॉन्ग टर्म है, छोटे से समय के लिए, लाइक साल भर के लिए, मतलब 1 साल 1.5 साल के लिए, 2 साल के लिए, ये होता है मिड पीरियड। कहता है इस पीरियड में भी हमें चाहिए होता है क्योंकि हमें डिविडेंड वगैरह खर्चे वगैरह पे करने हैं, तो कहता है हमें कैश बजट से हम इसका अनुमान लगा सकते हैं। आगे क्या रखा है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट की असेसमेंट क्यों होती है, व्हाई वी असेस द वर्किंग कैपिटल। कहता है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट असेसमेंट इंक्लूड्स द फॉलोइंग स्टेप, कहता है इन स्टेप्स की जरूरत होती है हमें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को क्या असेसमेंट करने के लिए। नंबर 1, कैलकुलेट करते हैं हम, जो भी ऊपर चीजें आई थी ना उसी में ऑपरेटिंग साइकिल में, उन चीजों को कैलकुलेट कर लो भाई साहब। नंबर 1 कैलकुलेशन होता है एवरेज वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल कितना है, वर्क इन प्रोग्रेस कितना है, फिनिश गुड्स कितना है, डेटर कितने हैं, कैश कितना है, ट्रेड पेबल कितनी है। दोस्त देखो आपको क्या करना है, आपको असेसमेंट करना है वर्किंग कैपिटल का, तो मैं कहूं उसके अंदर आप क्या करते हो सर, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी करते हैं, आने के बाद आप वर्किंग कैपिटल आएगी, आप इसी को तो असेस कर रहे हो, ठीक है, इसी का तो असेसमेंट कर रहे हो। तो मैंने कहा भाई साहब इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, आमतौर पर क्या आती है बिजनेस में, सर देखो हमारा जो स्टॉक है वो इसी का पार्ट है, प्लस जो भी डेटर है वो इसी का पार्ट है। यहां पर सर हमारी लायबिलिटी क्या होती है, लाइक क्रेडिटर, जिसको आप ट्रेड पेबल भी बोलते हो, ट्रेड पेबल बोलते हो, और डेटर को क्या बोलते हैं, डेटर को बोलते हैं सर क्या नाम है, डेटर को क्या बोलते हैं सर, डेटर प्लस बिल्स रिसीवेबल को हम अकाउंट्स रिसीवेबल बोलते हैं। मैंने कहा स्टॉक कितने प्रकार का होता है, स्टॉक होता है रॉ मटेरियल का स्टॉक, एक वर्क इन प्रोग्रेस का स्टॉक और एक फिनिश गुड्स का स्टॉक। यहां पर आप वैल्यू बताओ कितनी कितनी वैल्यू है, अब हम वैल्यू बताएंगे, यहां पर कितनी वैल्यू का है, यहां पर कितने वैल्यू का है, यहां पर कितने वैल्यू का है, डेटर में कितना पैसा हमारा फंसा हुआ है, तो टोटल मनी आ जाएगी मेरे पास, ठीक है, प्लस आपके पास कितना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, वो सारी सारी चीजें आ जाएंगी। तो यहां से मेरी टोटल टोटल सी आ गई बेटा, उसमें से मैं माइनस कर दूंगा टोटल सीएल, दैट इज क्रेडिटर वगैरह, ठीक है, सप्लायर्स को कितने, मतलब सप्लायर को कितना पेमेंट करना है, तो यहां से आ जाएगी मेरी वर्किंग कैपिटल। तो वो इसी की बात कर रहा है और कोई बात नहीं कर रहा, वो शुरू वाली फर्स्ट क्लास वाली बात कर रहा है, कोई बड़ी बात नहीं कर रहा, कल वाली क्लास की बात कर रहा है।
चलो आगे कहता है फॉर्मूला टू कैलकुलेट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, कितनी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, कैसे करेंगे सर, करंट एसेट्स में से क्या कर देंगे, करंट लायबिलिटी को माइनस कर देंगे और जो भी आएगी वो हमारे पास वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट आ जाएगी, इतनी रिक्वायरमेंट हमें क्या कहता है, वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स एंड वैल्यू ऑफ ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है, जितना भी आपके पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, सर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या क्या आता है भाई, देखो कैश आ जाता है, बैंक आ जाता है, ठीक है, मार्केटेबल सिक्योरिटी आ जाती है जो मार्केट में सेलेबल होती है। ठीक है जी सर, आगे ट्रेड पेबल को लेस कर दो, ठीक है, और करंट लायबिलिटी क्या होती है सर, बैंक ओडी को माइनस कर दो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को माइनस कर दो, ठीक है, याद आया ये सर, और शॉर्ट टर्म लोन को माइनस कर दो, तो उसके बाद क्या आ जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगी सर, ये आ जाएगी वर्किंग कैपिटल जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है। ठीक है जी सर, आगे चलते हैं। चलो दोस्त, आगे कहता है, क्या कहता है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट टोटल ऑफ ए माइनस टोटल ऑफ बी। लो वो सेम है, पहली क्लास में आते हमने ये तो सीखा था वर्किंग कैपिटल कैसे निकलता है, करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी को माइनस कर दो, वर्किंग कैपिटल आ जाएगा। आगे कहता है फाइनेंसिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल, की वर्किंग कैपिटल को हम कहां से लेके आए, कहां से इकट्ठा करें भाई सब, सिंपल शब्दों में कहता है सोर्सेज ऑफ द फाइनेंसिंग कैन बी डिफरेंट बेस्ड ऑन द परमानेंट एंड वेरिएबल। देखो भाई साहब, परमानेंट कौन कौन से तरीके हैं, ठीक है, परमानेंट कौन कौन से तरीके हैं वर्किंग कैपिटल के, बात नहीं, और वेरिएबल तरीके कौन से हैं। मैं कहूं परमानेंट तरीकों में अगर जा रहे हो आप, तो परमानेंट में जा रहे हो तो सिंपल, सबसे पहले आपको कैपिटल स्ट्रक्चर की बात याद आएगी। कैपिटल स्ट्रक्चर परमानेंट के लिए मतलब लॉन्ग टर्म के लिए, तो सर देखो डेट का यूज कर लेंगे हम, इक्विटी का यूज कर लेंगे हम, या फिर प्रेफरेंस शेयर का यूज कर लेंगे हम, या फिर लॉन्ग टर्म लोन, कोई भी लॉन्ग टर्म लोन होगा हम उसका यूज कर लेंगे परमानेंट वर्किंग कैपिटल के लिए। लेकिन मैंने कहा परमानेंट मतलब हमें चाहिए ही चाहिए बिजनेस के अंदर। मैंने कहा भाई वेरिएबल पर्पस के लिए, तो वेरिएबल में क्या क्या चीजें आ जाएंगी, देखो सर वेरिएबल में क्या क्या चीजें आती हैं। मैंने कहा वेरिएबल के लिए आप क्रेडिटर भाई से रिक्वेस्ट कर लो, ठीक है, कि आप हमें क्या करो सर थोड़ा सा और समय दे दो, पहले वो 3 महीने देता था, अब उससे रिक्वेस्ट कर लो सर 6 महीने दे दो हम, बस नहीं नहीं, डेटर भाई के पास जाओ, कह दो कि भाई साहब आप टाइम कम कर दो, बस नहीं कि आप हमारे क्या कर दो सर टाइम कम कर दो, मतलब पहले आप हमें 6 महीने में पैसे देते थे, अब प्लीज यार रिक्वेस्ट करते हैं 3 महीने में पैसा दे दो। तो ये सारे सारे फैक्टर्स कौन कौन से हैं सर, वेरिएबल फैक्टर है। या फिर आप क्या करो शॉर्ट टर्म लोन ले लो, शॉर्ट टर्म लोन ले लो, बस नहीं बैंक के पास जाओ ओडी लिमिट करवा लो। ये क्या है वेरिएबल फैक्टर है जिनसे आप क्या कर सकते हो, आप अपनी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हो। तो चलो देखते हैं सारे सारे फैक्टर्स। नंबर 1 सोर्सेज ऑफ परमानेंट वर्किंग कैपिटल, परमानेंट वर्किंग कैपिटल कहां से आ सकती है। नंबर 1 इक्विटी का यूज कर लो, रेफरेंस शेयर कैपिटल का यूज कर लो परमानेंट है, बॉन्ड का यूज कर लो, टर्म लोन का यूज कर लो मतलब बैंक से लोन ले लो लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है, शॉर्ट टर्म बोरोविंग, कहता है शॉर्ट टर्म बोरोविंग भी परमानेंट का ही पार्ट है, हालांकि हमने यहाँ पे डाल दिया। हाँ तो इन्होंने क्या रखा भाई साहब शॉर्ट टर्म बोरोविंग वगैरह आप क्या करो शॉर्ट टर्म बोरोविंग यहाँ से कर लो। तो शॉर्ट टर्म बोरोविंग परमानेंट में कैसे आ जाती है बेटा, शॉर्ट टर्म को करते रहो करते रहो करते रहो, शॉर्ट टर्म बोरोविंग परमानेंट का कैसे पार्ट बनती है। देखो भाई आपने शॉर्ट टर्म बोरोविंग कर ली, ठीक है, मान लो आपने 12 महीने के लिए कर ली बोरोविंग, फिर उसको रीपे कर दिया, फिर 12 महीने के लिए ले लिया, फिर 12 महीने बाद फिर पे मतलब 12 महीने बाद फिर पे करके मतलब पे करो और लो, पे करो और लो। सिंपल शब्दों में 1 अप्रैल 2022 को आपने क्या नाम शॉर्ट टर्म लोन लिया और आपको एक साल के लिए लिया, आपने क्या किया 31/3/2023 को पे कर दिया, फिर 1/4/2023 को फिर ले लिया, इस तरह से कहता है शॉर्ट टर्म लो और आपको लॉन्ग टर्म की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर, हालांकि है ये शॉर्ट टर्म लेकिन मेरे लॉन्ग टर्म बेनिफिट को फुलफिल कर रहे हैं। बात समझ आई है नहीं आई जी सर, बात समझ आ गई है। आई कहता है सोर्सेज ऑफ वेरिएबल वर्किंग कैपिटल, कहता है कि सोर्सेज कौन कौन से हैं जो वेरिएबल वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। कहता है ट्रेड क्रेडिटर, ट्रेड क्रेडिटर के पास जाओ, कहते भाई साहब थोड़ा सा समय बढ़ा दो ना, हाई क्रेडिट पीरियड फ्रॉम द क्रेडिटर रिड्यूस द नीड्स ऑफ द वर्किंग कैपिटल, मतलब क्रेडिटर ही पैसा नहीं मांगेगा लंबे समय के बाद मांगेगा, तो भाई साहब पैसा देना किसको है, ठीक है, मतलब बाकी इंप्लॉय वगैरह को तो देनी है, ऐसा नहीं है कि और अदर एक्सपेंसेस को करा, लेकिन भाई साहब मेन यही है। तो ये अगर कहता है कि भाई साहब थोड़ा लंबा समय करेंगे तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट हमें कम होने वाली है। कहता है बैंक लोन 30 days टू सर्व मंथ्स बैंक लोन कैन बी यूज, कहता है भाई साहब आप जनरली आप 30 दिन के लिए या फिर कम समय के लिए बैंक ओडी वगैरह यूज कर सकते हो। कहता है कमर्शियल पेपर, आप कमर्शियल पेपर वगैरह इशू कर सकते हो, ठीक है, कमर्शियल पेपर आप 90 से 180 दिन के लिए आप वो इट इज अ शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, इट
कैन भी आप 90 से 80 दिन के लिए आप वहां से पैसा कलेक्ट कर सकते हो शॉर्ट टर्म पर्पज के लिए। आगे कहता है डेप्रिसिएशन, भाई साहब बड़ा ही अच्छा कंसेप्ट है डेप्रिसिएशन, इसके बारे में बताऊं आपको? हाँ सर बताइए, डेप्रिसिएशन कैसे हमारा क्या नाम है वर्किंग कैपिटल में हमारी हेल्प करता है। ध्यान सुनो, आराम सुनो। मैंने कहा कंपनी ने सेल की, एज्यूम करो कैश चल रहा है सब कुछ, एज्यूम कर रहे हैं एग्जाम्पल ताकि आपको सारी सारी चीजें क्लियर हो जाए। 10 लाख के 10 लाख के, ठीक है। हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड सब कुछ कैश में चल रहा है बेटा, मतलब कैश का मतलब कैश या बैंक के थ्रू, मतलब इन सिंपल में कैश और बैंक के, मतलब क्रेडिट में कुछ भी नहीं है। 5 लाख रुपए मेरे पास। ईबिट कितना है सर? ईबिट आके आपके पास सी है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है। उसमें से मैं क्या करता हूं सर, इंटरेस्ट माइनस कर दूंगा, मतलब इंटरेस्ट है ही नहीं, लोन नील है ही नहीं, उसमें से माइनस क्या कर देंगे, अरे सर अर्निंग इससे पहले तो ईबिट, एक सेकंड इसको माइनस करो, फंडामेंटली वरना गलत हो जाएगा। ऐसे डायरेक्टली माइनस करता रहता हूँ, ऐसा करता हूँ, ठीक है। ईबिट नीचे, डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद ईबिट आता है दोस्त, ठीक है, वरना ईबिटा था ऊपर, ईबिटा था, ठीक है। मैंने कहा भाई डेप्रिसिएशन जो है मेरा 1 लाख, कितना है 1 लाख रुपए। अब मेरा ईबिट आया 4 लाख रुपए, ठीक है 4 लाख रुपए, तो 4 लाख मेरा आ गया बेटा। अब ध्यान सुना, ये कितना है, ये भी कैश में है, लेकिन भाई देखो डेप्रिसिएशन से क्या आपका कोई आउटफ्लो हुआ, क्या आपका कोई आउटफ्लो हुआ है? नो सर। आपने दिखाया कितना कि आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है 4 लाख रुपए, लेकिन भाई जो आपने 1 लाख रुपए अलग से रखा हुआ है, आपने इसको रिजर्व किया है डेप्रिसिएशन के नाम से, तो ये भी तो आपके पास अभी है। आपने बोला कि 1 लाख का डेप्रिसिएशन, तो ऐसा थोड़ा ना 1 लाख का डेप्रिसिएशन तो आप 2,000 के नोट लेके गए करारे उसमें फेविकोल लगाए और मशीन के चिप के मारो, ये मशीन ले तेरे पूरे 1 लाख चिपकाया है भाई साहब, कहीं फर्नीचर पे चिपके हुए 2,000, कहीं 500 का नोट चिपका हुआ है मशीनरी के ऊपर, कहीं लैंड के मतलब बिल्डिंग के ऊपर चिपके हुए 20-20 के 200 के नोट, ऐसा थोड़ा है, ऐसा थोड़ा करते हो, ऐसा नहीं करते सर। हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन के नाम के पैसे हम क्या करते हैं, निकाल लेते हैं और उसको क्या करते हैं, अलग से रख देते हैं। तो भाई साहब इस 1 लाख को क्या आप यूज नहीं कर सकते एज अ वेरिएबल वर्किंग कैपिटल? यस सर, यूज कर सकते हैं, तो वही बात बताता है यहाँ पे। तो चलो पढ़ते हैं, कहता है every year we keeps a portion of the profit safe to ourself in the name of the depreciation, sorry ourself in the name of depreciation, मतलब हम अपने पास रखते हैं किसके नाम से सर, डेप्रिसिएशन के नाम से। it is not necessary that this whole amount is invested in the capex, capex का होता है कैपिटल, ठीक है, कैपिटल मतलब कैपेक्स का मतलब होता है, सिंपल शब्दों में मैं अगर बात करूं, कैपेक्स का मतलब होता है इन्वेस्ट इनटू एसेट्स, और एसेट्स कौन सी होती है, लॉन्ग टर्म एसेट्स, लाइक प्लांट मशीनरी ईटीसी, इनके अंदर, ठीक है। कैपेक्स का मतलब ये होता है। कहता है इट कैन ऑल्सो बी अ सोर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल, कहता है वैसे इस पैसे को यूज कर लो ना, ठीक है। आपने 1 लाख इकट्ठा किया, एज्यूम करो 1 लाख इकट्ठा किया, आपने सिर्फ 70,000 यूज किया, मान लो यूज कर लिया कैपेक्स के लिए, हालांकि जरूरी नहीं मैं हर साल कैपिटल एक्सपेंडिचर करता हूँ, कैपेक्स का होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, जरूरी नहीं मैं हर साल कैपिटल एक्सपेंडिचर करता हूँ, ठीक है। तो 1 लाख का 1 लाख यूज कर लेंगे, और कम करता हूँ तो जितना कम, मान लो 70,000 यूज कर ले तो 30,000 को आप यूज कर लो एज ए वेरिएबल वर्किंग कैपिटल, ठीक है जी सर। तो आगे चले, आगे चले, चल चल मेरे भाई, चलो। तो यहां पर क्या है, कहता है टैक्स लायबिलिटी। सर ये टैक्स लायबिलिटी क्या होता है, चलो पढ़ते हैं। कहता है टैक्स डिडक्टेड फ्रॉम द एम्प्लॉइज सैलरी एंड अदर जीएसटी कलेक्टेड एटसेट्रा कैन बी यूज अंटिल देयर पेमेंट इज ड्यू। भाई साहब सिंपल शब्द में, जीएसटी तो पढ़ी रखा है, हाँ सर। तो जीएसटी में हमारे पास हम क्या करते हैं, हम सेल करते हैं तो टैक्स का कलेक्शन करते हैं, और आमतौर पर अगले महीने हमें इसको पे करना होता है, तो कहता है तब तक आप इसको वर्किंग कैपिटल के रूप में यूज कर लो। इंप्लॉइज की सैलरी में से हम क्या करते हैं सर, इंप्लॉइज की सैलरी में से हम टीडीएस वगैरह काटते हैं, तो टीडीएस काटते ही तो जमा कराना नहीं होता, कुछ समय के बाद जमा कराना होता है, तो कहता है आप उस समय उसको क्या करो, आज एज ए वर्किंग कैपिटल आप उसको यूज कर लीजिए। अदर मिसलेनियस सोर्सेज लाइक डीलर डिपॉजिट, कस्टमर एडवांसेस, मतलब आप क्या करो, कस्टमर से आप एडवांस ले लो,
कस्टमर आपका ऐसा है, कहता है भाई साहब सेल करना, तो हम कहेंगे सेल तो कर देंगे, एडवांस देके जाओ, कहता है उस एडवांस को आप एज ए वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट के लिए आप यूज कर सकते हो। अब आगे बढ़ो बेटा, ठीक है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है सर, हाँ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलो पढ़ते हैं क्या होता है, ये कैसे होता है। हालांकि बताया था इस चीज को मैंने ना, जब कंजर्वेटिव और क्या नाम है एग्रेसिव और मॉडरेट इन्वेस्टमेंट बताया था ना, जी सर, ठीक है, अप्रोचेस बताए थे वर्किंग कैपिटल के, तो वहां हमने कर लिया था। एक बार आप इसको पढ़ो और देखते हैं आपको क्या चीज समझ नहीं आई। नंबर 1 कहता है वर्किंग कैपिटल पॉलिसी डिसीजन, कहता है ये जो वर्किंग कैपिटल है एक क्या नाम है डिसीजन भी एक पॉलिसी है जो डिसीजन मेकिंग में हमें काम आती है। सर ऐसा कैसे? मैंने कहा देखो भाई, देखो आप कैसे डिसीजन मेकिंग पॉलिसी है। नंबर 1 कहता है the working capital policy refers to the level of the investment in the current assets। मतलब वर्किंग कैपिटल से मतलब ये एक ऐसी पॉलिसी है जिससे हमें पता चलता है कि हम कैपिटल एसेट्स में कितना इन्वेस्ट करें। ओके, देयर शुड बी अ ट्रेड ऑफ, मतलब बैलेंस बिटवीन द प्रॉफिटेबिलिटी एंड द रिस्क। ये बताता है कि हमारे कितनी प्रॉफिटेबिलिटी है और कितना रिस्क है। हायर मतलब इसको एक्सप्लेन कर रखा है, हायर वर्किंग कैपिटल रिड्यूस द प्रॉफिटेबिलिटी। आपको पता ही नहीं पता? हाँ सर, हायर वर्किंग कैपिटल होगी तो हायर हमें क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट कॉस्ट देना पड़ेगा और हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा। वाइल लो वर्किंग कैपिटल तो हमारा इंटरेस्ट कॉस्ट बच जाएगी और हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा सर, इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ इंसॉल्वेंसी। ओ माय गॉड सर, देखो हायर, देखो सिंपल, वर्किंग कैपिटल लो होगी तो क्या होगा, प्रॉफिट ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि हमें इंटरेस्ट कम देना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने कहा वर्किंग कैपिटल लो होगी तो भाई साहब क्रेडिटर मांगने आएंगे, ठीक है, और कहेंगे हाय 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 हाय, पैसे नहीं देंगे तो हाय हाय के नारे लगाएंगे, ठीक है, और अब वो कहेंगे भाई साहब ये हमारे पेमेंट नहीं दे रहे, और वो क्या कहेंगे, हम तो क्या इनकी वजह से हम क्या इंसॉल्वेंट भी हो सकते हैं। तो वही बात कर रहा है, अपार्ट फ्रॉम दिस ट्रेड ऑफ what a proportion of the current asset should be financed by the current liability। कहता है कितना हम current assets रखें और कितना current asset फाइनेंस करें current liability के द्वारा। एंड हाउ मच बाय द लॉन्ग टर्म, सिंपल शब्दों में कहता है कितनी हम शॉर्ट टर्म लायबिलिटी रखें और कितनी हम लॉन्ग टर्म लायबिलिटी रखें, ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई लायबिलिटी से ही तो हमारे पास करंट एसेट, आपने अभी ऊपर पढ़ा है बेटा कि आप क्या करो, बैंक का सहारा ले लो, लायबिलिटीज का मतलब ट्रेडर्स का मतलब ट्रेड पेबल दैट इज क्रेडिटर का सहारा ले लो, आप इक्विटी ले लो, आप बॉन्ड्स ले लो, डिबेंचर्स ले लो, आप इनको इश्यू करो और वर्किंग कैपिटल की नीड्स को फुलफिल करो। तो वही था, वर्किंग कैपिटल को किससे फाइनेंस करवा रखा था, एक दूसरे को कहते हैं करंट एसेट्स को फाइनेंस करवा रखा था, ठीक है जी सर। from the long term sources depends upon the risk perception of the management का perception क्या है रिस्क लेने का, कि आप कौन से फैक्टर से आप करंट एसेट्स को क्या कर रहे हो, करंट एसेट्स की मैनेजमेंट कर रहे हो, वर्किंग कैपिटल की मैनेजमेंट कर रहे हो। क्या रखा, टू ऑल्टरनेटिव्स इन दिस रिस्पेक्ट आर, दो ऑल्टरनेटिव है हमारे पास। नंबर 1 दोनों के दोनों ऑल्टरनेटिव आपको आते हैं, कांग्रेचुलेशन बेटा, ठीक है जी सर। पढ़ते हैं नंबर 1 अ कंजर्वेटिव करंट एसेट्स फाइनेंसिंग अप्रोच। ये कौन सी होती है सर, पढ़ना तो एक बार बेटा, पता होगा आपको। कहता है मैंने आपको बताया था कंजर्वेटिव किस पे करता है सर, कंजर्वेटिव लॉन्ग टर्म पे जाता है और एग्रेसिव शॉर्ट टर्म पे जाता है, बताया था नहीं बताया था जी सर। कहता है इट रिलाइज लेस ऑन शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग, बट ये किस पे रिलाई करता है, मोर ऑन लॉन्ग टर्म। लेकिन एग्रेसिव किस पे रिलाई करता है, शॉर्ट टर्म पे, याद आ गया जी सर। कहता है इट रिड्यूस द रिस्क ऑफ द फर्म दैट फर्म विल नॉट बी एबल टू रिपीट दैट। भाई साहब ये तो बताया था कि कंजर्वेटिव कहता है हमारे पास इनफ सफिशिएंट पैसा रखेंगे, भाई साहब हम तो डरपोक, मतलब हम तो भाई साहब दिलदार आदमी, हम तो ज्यादा पैसा रखेंगे। तो कहता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फर्म के पास जितनी भी लायबिलिटी है ना सारी पे ऑफ कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। कंजर्वेटिव में हमारे पास बहुत सारा पैसा रहता है, ठीक है। टू पे द डेट इन शॉर्ट टर्म में हम आराम से, कोई भी कोई पैसा अचानक से कोई मांगने आ जाएगा तब भी उसके हम मुंह पे फेंक के मारेंगे, ले भाई तेरा पैसा ले, ठीक है, फिर कहेंगे चाय ले, अब चाय, दिक्कत वाली बात नहीं है। हम बड़े ही यह दिलदार आदमी भाई साहब, कंजर्वेटिव कहते हैं हमारे पास पैसा बड़ा ही अच्छा है। कहता है एट द सेम टाइम इट इंक्रीज द फाइनेंशियल कॉस्ट। भाई साहब ये तो पता ही है, ये तो आपको पता ही है सर, यहाँ पर ज्यादा वर्किंग कैपिटल होगी, लॉन्ग टर्म के लिए यूज करेंगे तो यहाँ पे फाइनेंस कॉस्ट ज्यादा होकर प्रॉफिट कम हो जाएगा, वही बात करता है। एंड एग्रेसिव सी मतलब सर, सी का मतलब यहाँ पे करंट एसेट्स, ठीक है। फाइनेंसिंग पॉलिसी इट रिलाइज हेवीली ऑन शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म पे तो जाता ही नहीं है, शॉर्ट टर्म पे रहता है भाई। क्या कहता है, फाइनेंस एंड रिड्यूस द एंड क्या नाम, एंड रिड्यूस डिपेंड्स ऑन लॉन्ग टर्म सोर्सेज, लॉन्ग टर्म पे नहीं डिपेंड रहता है, शॉर्ट टर्म पे डिपेंड रहता है। इट हैज हायर रिस्क बट हाई प्रॉफिट। क्यों?
वर्किंग कैपिटल लो होगी, इंटरेस्ट कम होगा, प्रॉफिट ज्यादा होगा। बट दूसरी तरफ वर्किंग कैपिटल लो है तो रिस्क है कहीं डूब ना जाए, ठीक है, ये ध्यान रखना। कहता है रिलेशनशिप बिटवीन द सीए मतलब करंट एसेट्स इन द सेल्स एट द डिफरेंट पॉलिसी। कहता है वैसा भी करंट एसेट्स है, ये सेल है। कंजर्वेटिव हमारे पास बहुत ज्यादा क्या है सर, बहुत ज्यादा सीए है यहाँ पर। सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा हमारे पास क्या है, सीए ज्यादा होगी तभी तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा होगी। ये कहता है भाई साहब ये हमारे पास कम है। मॉडरेट कहता है हम तो बीच में है मॉडरेट कहता है बीच, ये ज्यादा है ये कम है, ये कहता है हम बीच में है, ठीक है जी सर। तो अब हम पढ़ने वाले हैं, ये करेक्ट है वो ही बता रखा है। अब कहता है कि वर्किंग कैपिटल लिवरेज, तो आज हम इतना ही करें, आज इतना ही करें, बाकी बाद में कर लेंगे। तो वर्किंग कैपिटल लिवरेज देखें एक बार कितना बड़ा है। वर्किंग कैपिटल लिवरेज थोड़ा सा बड़ा है, तो ऐसा करते हैं हम आज की क्लास में इतना ही कर लेते हैं, ठीक है, आज की क्लास में हम इतना ही कर लेते हैं, ठीक है। तो अब जितना भी करवाया, ठीक है, आज आपने देखा न्यूमेरिकल पोर्शन देखा, यस सर, तो जितना है रिवाइज करो, कल वाली क्लास और आज वाली क्लास को अच्छे से रिवाइज करो। ऐसा कुछ था नहीं, बिल्कुल ही मेरे को तो बड़ा ही, आपने भी देखा होगा कुछ भी नहीं है, सिंपल वही चीजें चल रही है, वर्किंग कैपिटल वर्किंग कैपिटल वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी, एग्रेसिव कंजर्वेटिज्म और क्या ना कंजर्वेटिव और मॉडरेट, इनके बारे में बातें चल रही है। सर इंटरेस्ट की बात चल रही है, फाइनेंस कॉस्ट की बात चल रही है, और कुछ है ही नहीं, और कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो ये याद रखना, ये एग्रेसिव कंजर्वेटिव और मॉडरेट थोड़ा सा ठीक ठाक है, अच्छे, इनको ध्यान से अच्छे से पढ़ के जाना। और दूसरा वो पीरियड ऑफ होल्डिंग, ये क्या नाम है, कैसे ऑपरेटिंग साइकिल निकालते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा आज आपने न्यूमेरिकल चीजें पढ़ी और बड़ी अच्छी चीजें पढ़ी है, ठीक है। आई होप सो आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी, और अच्छे से ध्यान लगाओ और अच्छे मन से शांति से आराम से बैठ के एग्जाम की तैयारी करो, ठीक है। और हम इसको कंटिन्यू करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे करेंगे, फर्दर प्रोसीड्स करेंगे, ठीक है बेटा। टाटा बाय बाय, राधे राधे, राधे रानी की कृपा यूं ही हम सभी पर बनी रहे। इन्हीं मनोकामनाओं के साथ हम जाते हैं अगेन, टाटा एंड बाय बाय दोस्तों।